यो व्हाट्सअप। तो इंडियन क्रिकेट क्राउड के एपिसोड 3 में आप लोगों का एक्चुअली में स्वागत है। लास्ट एपिसोड अपने ने जडेजा के ऊपर किया था। आज फिर से हम लोग एक और वीकेंड पे आ गए, एक और अच्छा टॉपिक लेके। तो मेरा नाम विभोर है और मेरे साथ है निकोल का फ्रेडी फ्लिंटॉफ विवेक। तो आज अपने काफ़ी सारे टॉपिक पे बात करने वाले हैं, लेकिन आज जस्ट इन केस अगर कोई हमको यूट्यूब पे देख रहा है तो मैं बता दूं, अगर यूट्यूब पे देख सकते हैं बोर हो रहे हो तो स्पॉटिफाई में पिछली बार की तरह इस बार भी स्पॉटिफाई में अवेलेबल, और स्पॉटिफाई पे समहाउ सुन रहा है और यूट्यूब पे देखना है तो यूट्यूब पे बहुत इजीली मिल जाएगा, इंडियन क्रिकेट क्राउड। ठीक है, तो आज अपने पास काफ़ी सारे टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आरसीबी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, ऋषभ पंत के ऊपर डिस्कस करने वाले, डूइंग इट एंकर्स इन T20 काफ़ी हॉट मामला चल रहा है, और एक दो यहाँ वहाँ के साइड टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से आरसीबी इज़ अ स्कैम। तो मैं जस्ट एक सेकंड में, मेरा शायद कैमरा लैग कर रहा है क्या? नहीं सही है। तो आरसीबी क्या स्कैम है? मतलब स्कैम मैंने ये वर्ड इसीलिए रखा है क्योंकि भाई काफ़ी टाइम से ना, तो बेसिकली अपने ओवरऑल डिस्कस करेंगे कि आरसीबी के साथ क्या दिक्कत है। काफ़ी हॉट टॉपिक भी चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, मैं तेरे से स्टार्ट करता हूँ, तब तक मैं अपनी स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा। पहले तेरे से ही सीधा स्टार्ट करता हूँ, फ्लोर इज़ योर्स। तेरे हिसाब से तेरे आरसीबी पे ओपनिंग रिमार्क्स क्या है? बेसिकली जब आरसीबी, तू बैंगलोर में भी रहता है राइट, अभी तू काम करने के लिए बैंगलोर में भी रहता है, तो काइंड ऑफ तेरे को आइडिया है वहाँ की पब्लिक का भी। तो टेल मी, आरसीबी तेरे दिमाग में क्या आता है जब भी तू आरसीबी सुनता है? बेसिकली आरसीबी एक फ्रेंचाइज, क्रिकेट फ्रेंचाइज से ज़्यादा एक ब्रांड है। ठीक है, आरसीबी अपने आप को एज अ ब्रांड बड़ा बनाना चाहता है, ना कि एज अ सक्सेसफुल क्रिकेट फ्रेंचाइज। और मेरे ख्याल से उनके जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होते हैं वो इसी डायरेक्शन में होते हैं। अगर तुम WPL भी देखोगे तो वही टीम उन्होंने वहाँ भी फॉलो करी है, लेकिन उनका लक अच्छा था कि वो जीत गया WPL। लेकिन जहाँ IPL में जहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, WPL के कंपेयर में प्लेयर पूल बहुत बड़ा है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है, वहाँ आरसीबी इसीलिए लैग कर जाती है क्योंकि आरसीबी बहुत सुपरस्टार डिपेंडेंट टीम है। सुपरस्टार्स बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी और रेवेन्यू लाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सुपरस्टार डिपेंडेंट टीम का टीम बैलेंस उतना अच्छा नहीं होता। तो जो बहुत एक पॉपुलर वहाँ का जो भी एजेंडा रहता है कि बैटिंग हैवी रहेगी, हमारे पास KGF है, तो KGF है ठीक है, लेकिन उसमें से F काफ़ी बुरा हो चुका है, G का फॉर्म अभी सही नहीं चल, और जब K है वो K बेचारा कितना ही खींचेगा बाकी की G और F को। तो इस पे मैं थोड़ा सा ठीक है, ये मैं मजाक में एक्चुअली कई बार कहता हूँ कि मुझे लगता है आरसीबी एक्चुअली में क्रिकेट खेलने में इंटरेस्टेड नहीं है, एंड दे आर, तो वो लोग ब्रांडिंग में बहुत इंटरेस्टेड है। बट अगर बहुत ऑनेस्टली बोलो तो मेरे को भी कभी कभी समझ नहीं आता, क्योंकि ऐसा नहीं कि आरसीबी इकलौती टीम है जिसने आज तक कोई टाइटल नहीं, पंजाब ने नहीं जीता है, दिल्ली ने नहीं जीता है, राजस्थान ने पहला टाइटल के अलावा उन्होंने भी कुछ सिग्निफिकेंट किया नहीं, हालांकि लास्ट 2-3 सीजन में बेटर किया। बट आरसीबी इकलौती ऐसी टीम मुझे लग रही है जो हर साल सेम टू सेम मिस्टेक करती जाती है। वो ईयर आफ्टर ईयर, मतलब मेरे को कभी कभी यकीन नहीं, मेरे को समझ ही नहीं आता ये पॉसिबल कैसे कि इतने सारे क्रिकेटर्स वहाँ पर हैं, इतने सारे कोचिंग स्टाफ, इतना करोड़ों रुपया, इतने बड़ा मतलब आप क्रेजी फैन फॉलोइंग, और वो लोग हर बार सेम मिस्टेक करते हैं। मुझे कभी कभी लगता ना कि भाई बैंगलोर की पिच में ही प्रॉब्लम है, कि मतलब ऐसा तो क्या है कि वहाँ बॉलर्स हर बार नहीं आते। बट कमिंग टू कि जो तूने मेरे को बोला कि ब्रांड के लिए खेल रहे हैं, भाई कभी कभी मेरे को एक्चुअली वो पॉसिबल लगता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी पर ड्रिवन करते हैं। सो मेरा पॉइंट क्या है, जैसे कि कैमरॉन ग्रीन का ट्रेड, मेरे को अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि किस बेसिस पे कैमरॉन ग्रीन को लिया। मतलब आपने सारी बात करेंगे कि स्टैट्स पे भी जाएंगे, कैसे उनका होम क्या कहते हैं, होम का विन परसेंटेज बेकार है, उनके बॉलर्स बेकार है, हर साल उन्होंने कैसे कैसे प्लेयर्स रिलीज किए, सब चीज़ पे बात करेंगे। बट मैं स्ट्रेट अप एक चीज़ पे आना चाहता हूँ जो इस साल का हॉट टॉपिक भी है, कैमरॉन ग्रीन क्यों लिया उन्होंने? कोई सेंस नहीं बनता था कैमरॉन ग्रीन को लेने का। मतलब ऐसा कुछ था ना कि मुंबई को हार्दिक पांड्या चाहिए था, उनके पास उतने पैसे थे नहीं, उनको एक बंदा रिलीज करना था, कैमरॉन ग्रीन। अब उड़ता हुआ तीर आरसीबी ने क्यों लिया कैमरॉन ग्रीन? मेरे को क्योंकि उनको बॉलर्स की जरूरत है। आई डोंट थिंक उनको एक फॉरेन टॉप ऑर्डर की जरूरत है, जब उनके पास ऑलरेडी रजत पाटीदार है, फैफ डु प्लेसिस है, विराट कोहली है, ग्लेन मैक्सवेल है, वो भी T20 में ऊपर ही खेलता है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कैमरॉन ग्रीन को जस्ट उसकी हाइप बढ़ने वाली और आगे चल के बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी वो नेक्स्ट शेन वॉटसन या नेक्स्ट जैक कालिस बन जाए, या उस बेसिस पे लिया। आई हैव नो आइडिया। सो कंटिन्यू कर तू उस पर क्या कहना चाहता है, मैं तब तक स्टैट्स वगैरह दिखाता हूँ। मैं कैमरन ग्रीन के ट्रेड पे तो ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कैमरन ग्रीन का ट्रेड हुआ था क्योंकि हार्दिक पांड्या मुंबई में आने वाला था और उनके पास उनकी पर्स वैल्यू लेफ्ट नहीं, तो उनको किसी न किसी को ट्रेड करना था, रिलीज करना था, तो उन्होंने कैमरन ग्रीन को आरसीबी को दे दिया और आरसीबी ने ले लिया।
जब मैं ये सोच रहा हूँ कि हम एज अ फैन ये जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की न्यूज़ है उसको फॉलो करते हैं, तो क्या आरसीबी मैनेजमेंट फॉलो नहीं करता? क्योंकि कैमरन ग्रीन एक ऐसा प्लेयर है जिसको ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम से बिठा दिया गया था और उसको बोला गया था कि तुम शेफील्ड शील्ड के मैचेस खेलो ताकि तुम टेस्ट मैचेस का जो वर्जन है जिसमें नंबर 4 पे तुमको खेलना है, तुम उस पर बेटर परफॉर्म कर सको। तो जो बंदा अपनी नेशनल टीम की साइड में नहीं है, जिसको इसलिए बिठा दिया जा रहा है कि तुम लॉन्गर फॉर्मेट पे फोकस करो, उसको तुम 17.5 करोड़ दे के अपनी टीम में ले रहे हो। और ऐसा भी नहीं कि तुमने उस पर ऑक्शन में बाय किया, तुम किसी की ली हुई चीज़ है, मतलब उसको अपने पास बस ले रहे हो कि क्या पता उसके लिए सक्सेसफुल था तो हमारे लिए भी सक्सेसफुल। बेसिकली इस पे एक ऐड ऑन करता हूँ, एक छोटा सा खाली ऐड करता हूँ कि जनरली जब तुम ऑक्शन में टीम बना रहे हो तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होता है कि तुम अपनी टीम को स्ट्रेंथन करो, और साथ ही साथ ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि सामने वाले की टीम वीक हो जाए, है ना, तभी तुम कोई प्लेयर्स का बेस प्राइस बढ़ा देते हो। यहाँ मेरे को समझ नहीं आया कि तुमने जस्ट सामने वाले का फायदा तुमने इतना नुकसान क्यों कराया, ये मेरा खाली पॉइंट। तो कंटिन्यू कर। हाँ, तो आरसीबी का इसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि एक पहली बात ये थी कि कैमरन ग्रीन एज अ बॉलर मुंबई में सक्सेसफुल था क्योंकि उसकी जो मुंबई की पिचेज है वो उसको सपोर्ट करती थी। आरसीबी की पिचेस वैसी नहीं है, ना ही आरसीबी के ग्राउंड डायमेंशंस उसके लिए सफिशिएंट कि अगर वो उसने आरसीबी मुंबई के लिए इतना बॉलिंग भी नहीं किया उसने, कुछ इतना वो रेगुलर नहीं था जितना मुझे लगा। अगर वो ये सोचे कि एज अ बॉलर भी वो काफ़ी अच्छा कर सकता है, उसकी पेस तो बहुत अच्छी है ही, लेकिन अगर वो एज अ बॉलर भी यूटिलाइज किया जा सकता है, अगर आरसीबी ने ये सोचा होगा, तो क्या उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए था कि वहाँ की डायमेंशंस अच्छी थी मुंबई की, तब वो यूज़फुल था। शायद वो आरसीबी के लिए चिन्नास्वामी में उतना यूज़फुल ना हो। और आरसीबी की जो प्लेयर सिलेक्शन रही है ओवर द पीरियड ऑफ 16-17 ईयर्स, वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल रही है, और कहीं ना कहीं वो अपने ग्राउंड को कंसिडर करके टीम नहीं बना रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पे जो स्टैट्स हैं सामने उससे पता लग रही है कि आरसीबी ने 58% ऑफ देयर होम मैचेस जो हैं वो हारे हैं, ठीक है, 56 हाँ 56। तो जो मैंने डेटा कलेक्ट किया था 2017 से लेके, कि वो 2017 में एक मैच जीते थे अपने 7 मैचों में से जो चिन्नास्वामी पे खेला गया था। ये बहुत ही अबिस्मल रिकॉर्ड है, मतलब इतना ख़राब रिकॉर्ड। आप अपने होम ग्राउंड पे जो आपकी होम एडवांटेज है उसमें एक मैच जीत रहे हो 7 में से, मतलब 14% विन परसेंटेज आ रहा है करीब आपका। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आईपीएल जीतने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैं जस्ट डीके का एक कुट्टी स्टोरीज देख रहा था उसके साथ, अश्विन के साथ, जिसमें उसने डीके ने बहुत क्लियरली बोला कि वन ऑफ द बेस्ट वेज टू रीच प्लेऑफ्स इज टू विन मोस्ट नंबर ऑफ मैचेस एट योर होम, ठीक है। उसमें लास्ट के अगर 1 2 3 4 साल का अगर हम लोग देख ले तो उन्होंने 15 मैचेस जीते हैं खाली, और कितने 28 मैचेस में से, उससे भी कम है ना, 7 4 हाँ 28 ईयर्स के बाद उन्होंने 11 मैच, हाँ सॉरी 11 जीते, मैं 15 पहले था, 11 जीते हैं खाली, क्रेजी है। हाँ, जैसे कि यहाँ स्टैट्स में दिख रहा है कि 2017 में एक मैच जीता 7 में से, 2018 में 4 मैच जीते 7 में से, 19 और 23 में 3-3 मैचेस जीते। तो आरसीबी पिछले 4 सीजन्स जिसमें वो होम एडवांटेज था उनके पास, उसमें एक ही बार है जब वो मोर देन 50% ऑफ द मैचेस जीत पाए। सिमिलरली कहीं ना कहीं एक ये जो स्टैट है कि आरसीबी के लिए टोटल जो विल जैक्स ने अभी डेब्यू किया था वो उनका 163rd प्लेयर है। यानी आरसीबी के मैनेजमेंट अपनी स्क्वाड में इतनी ज़्यादा चेंजेस कर रहा है, इतने ज़्यादा प्लेयर्स को सेंड ऑफ कर रहा है टीम से, इतने नए प्लेयर्स ले रहा है कि टीम कभी भी स्टेबल हो ही नहीं पा रही। और कहीं ना कहीं अगर तू देखे ये देख जस्ट जो पॉइंट पे हमने पॉडकास्ट शुरू किया था कि ऐसा नहीं है कि आरसीबी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरसीबी खराब कर रही है, दिल्ली भी खराब कर रहा है, पंजाब भी खराब कर रहा है। साथ ही साथ हमने ये मेंशन किया था कि आरआर ने भी फर्स्ट सीजन के बाद कुछ नहीं किया, वो चारों टीम्स यहाँ मौजूद है। तो कहीं ना कहीं अपनी बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इतने कट थ्रोट कंपटीशन वाले टूर्नामेंट में। तो मैं इस चीज़ में जस्ट थोड़ा सा, मेरे हिसाब से तूने सब कुछ ही बोल दिया है कि आरसीबी ने, देखो मेरे को आज तक एक चीज़ नहीं समझ आया कि आरसीबी अपने घर में हार कैसे है। बोला जाता है कि आरसीबी के लिए बहुत मुश्किल है, बेसिकली वो जो ग्राउंड है बहुत हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, ये है वो है। लेकिन यार मैं सोच रहा था कि यार इतना ही प्रॉब्लमेटिक है तो जो कर्नाटका की डोमेस्टिक टीम है वो तो बढ़िया करती है यार अपने डोमेस्टिक सीजन में। जो दूसरा सबसे बड़ा इशू मेरे को दिखता है कि अगर अपने इसमें देखें कि आरसीबी ने मोस्ट नंबर ऑफ प्लेयर्स यूज़ किए हैं इतने सालों में, जब गैरी कैस्टन कोच बना है, आशीष नेहरा कोच बन चुका है, माइक हेसन कोच बन चुका है, और इस साल एंडी फ्लावर है, ये 4 तो मेरे को ऐसे नाम है जो लाइक वर्ल्ड लेवल पे रिनोन्ड है ना कोचिंग में।
फिर भी ऐसी गलती कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अच्छा, हाँ, डेनियल वेटोरी था जो अभी शायद ऑस्ट्रेलिया के साथ है, राइट? तो एक चीज़ है, मैं जस्ट स्क्रीन पे प्रेजेंट करता हूँ। एक और मैं जो डेटा मेरे हिसाब से, इस पे तो तूने काफ़ी अच्छा बोल दिया, इस पे मेरे पास कुछ अलग से ऐड करने के लिए नहीं, लेकिन मैं ये वाला डेटा शायद ओके, आई होप स्क्रीन पर दिख रहे हैं, राइट? परफेक्ट। तो मैं इस चीज़ के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। एक तो बहुत क्लियर है कि आरसीबी का है ना बहुत बेकार रहा है बॉलिंग यूनिट, अपने इस पर चर्चा कर करके थक चुके हैं, ठीक है? मैं बैटिंग पे आने की बात कर रहा हूँ। बहुत मेरे को लगता है कि बहुत बड़ा बबल ऐसे क्रिएटेड है कि आरसीबी की बैटिंग बहुत गजब है, आरसीबी बैटिंग ओरिएंटेड है। बैटिंग ओरिएंटेड एक इंटरनेशनल लेवल पे एक और टीम है इंग्लैंड। इंग्लैंड बहुत ज़्यादा बैटिंग ओरिएंटेड टीम है और वो कंटिन्यू, उनका इतना घटिया रिकॉर्ड नहीं। मैं चलो बॉलर्स का तो हमने देख ही लिया, वाइल डिफेंडिंग 190+, आरसीबी सबसे ज़्यादा मैचेस आ रही है आज तक। एक चीज़ तो अपने कई बार डिस्कस की कि बॉलिंग का इशू है, बट मैं बैटिंग की बात करना चाहता हूँ कि वाइल चेजिंग 190+ टारगेट्स इन आईपीएल, आरसीबी सबसे वर्स्ट है। मैं एसआरएच को काउंट नहीं करूंगा कि एसआरएच सबसे लास्ट एंट्रेंट है, मतलब एसआरएच ने काफ़ी लेट किया था कंपेयर टू अदर्स। मतलब गुजरात और एलएसजी तक उनसे आगे, एलएसजी में जहाँ तक एलएसजी भी कितनी लेट आई है। तो आरसीबी को ये कहना कि बहुत ज़्यादा बैटिंग हैवी है, बहुत ज़्यादा बैटिंग डिपेंडेंट रही है, मेरे को ऐसा लगता है। मेरे को लगता है आरसीबी हमेशा से 1 या 2 स्टार्स पे ड्रिवन टीम रही है। विराट हो, गेल हो या एबीडी हो, फिर अभी आजकल फैफ, विराट और क्या कहते हैं ग्लेन मैक्सवेल हो। मेरे को नहीं लगता 1 या 2 प्लेयर के बेसिस पे तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा बैटिंग हैवी बोल सकते हो। अगर आपको बैटिंग हैवी बोलना है तो वो कुछ इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज टाइप मान सकते हैं कि भाई आउट एंड आउट ऊपर से लेके नीचे तक सबके सब बैट्समैन इंसेंट लेवल की पावर हिटिंग करता है। डिस्पाइट हैविंग इम्पैक्ट प्लेयर रूल, आरसीबी अभी भी स्ट्रगल करता है लोअर मिडिल ऑर्डर में। ये 1-2 साल पहले भी स्ट्रगल करता था जब शहबाज अहमद आ जाता था, ठीक है? अब भी स्ट्रगल करता है। जस्ट इमेजिन कि डीके लिटरली शायद रिटायरिंग स्टेज ऑफ हिज करियर है, वो जाके अभी भी उनको फिनिश करके दे रहा है। अगर डीके का फॉर्म नहीं होता, विच इज़ वेरी नॉर्मल गिवन टू हिज एज और जिस टाइप ऑफ क्रिकेट खेल रहा है, बहुत टाइम से खेल नहीं रहा है, अगर डीके परफॉर्म नहीं करता ये सीजन तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो वो लोग करते क्या? जो थोड़े बहुत भी उन्होंने टारगेट्स दिए उसमें से मेरे को याद है 5 में से 4 मैच में डीके ने इंसेंट लेवल ऑफ फिनिशिंग की, 1 या 2 तो उसने शायद उससे जिता भी दिया इस बार, है ना? तो मेरे को लगता है कि जस्ट बॉलिंग तो बहुत बड़ा कारण है, लेकिन मेरे को लगता है आरसीबी के दिमाग में ये क्लैरिटी ही नहीं है कि उनको टीम कैसी बनानी है, उनको बैटिंग हैवी टीम बनानी है, उनको बॉलिंग हैवी टीम बनानी है। जनरली ऐसा कहा जाता है क्रिकेट में कि अगर बॉलिंग बहुत ज़्यादा फ्लैट डेक है तो यू स्टैक अप योर टीम विद बॉलर्स, है ना? यू डोंट स्टैक अप योर टीम विद बैटर्स, क्योंकि 5-6 बैट्समैन वो काम कर ही देंगे, 7वें की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरे को लगता है आरसीबी के दिमाग में क्लैरिटी की बहुत इशू है कि ना वो लोग बॉलिंग यूनिट बन पाते हैं ना बैटिंग यूनिट बन पाते हैं। इसमें मैं एक और चीज़ एड ऑन करना चाहूँगा, इसका बहुत बड़ा इशू मैं कैप्टनसी को भी बोलता हूँ, मैनेजमेंट को तो बोलता हूँ, कैप्टनसी की बोलता हूँ। मेरे हिसाब से विराट कोहली लॉन्गेस्ट कैप्टन रहा है ना आरसीबी का, ठीक है? उसके एरा में शायद 2016 वाला वो लोग जो फाइनल में गए, उसके बाद से उन्होंने कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाए। 1-2 बार वो लोग शायद दुबई में वो लोग ने प्लेऑफ्स किया। द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक इज विराट कोहली ने कोई नया लीडर रेडी नहीं किया। विराट कोहली जब छोड़ के गया तब कोई लीडर उनके पास रेडी नहीं था, उन्होंने फैफ बना दिया। आज के टाइम में फैफ अराउंड 39 हो गया आई गेस, है ना? प्लस एक फॉरेन कैप्टन है। एक फॉरेन प्लेयर को कैप्टन बनाना बहुत रिस्की होता है। या आईपीएल में मतलब टाइम एंड अगेन अपने देख रखा है। एक शायद फर्स्ट सीजन में शेन वॉर्न था, उसके बाद गिलक्रिस्ट के बाद डायरेक्ट जाके डेविड वार्नर बहुत सक्सेसफुल रहा था, और एक एकदम एक्सेप्शन जो बन के आया था ऑयन मॉर्गन। द पॉइंट इज ये चारों के चारों एक एक्सेप्शनल लीडर्स रहे, ठीक है? जॉर्ज बेली, ये सब बेसिकली 4-5 लोग जितने भी इतने सीजन में रहे, ये लोग बहुत एक्सेप्शनल लीडर्स हैं। फैफ डू प्लेसिस कभी भी कोई एक्सेप्शनल लीडर नहीं रहा है, वो जहाँ भी उसने खेला है। तो मेरे को लगता है कि ये लोग इन जनरल पूरा मैनेजमेंट से लेकर डाउन टिल द लास्ट फनल तक ये लोग का बहुत इशू है। तो इस पर कुछ एड ऑन करना चाहेगा? जैसे एड ऑन करता हूँ, जैसे जो इनकी रीसेंट सिचुएशन है वहाँ से बैक ट्रैक कर, जो रीसेंट अभी जो इनका सीजन चल रहा है उसमें विराट इनको टॉप ऑर्डर से कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। इनका सेकंड बेस्ट बैट्समैन है डीके, जो कि ऑलमोस्ट रिटायरिंग स्टेज ऑफ इस करियर पे। जो लास्ट मैच हुआ, जस्ट रीसेंट जो एक लास्ट मैच था, उसमें अगर तू ध्यान दे तो इन लोगों ने इम्पैक्ट सब खिलाया था सौरव चौहान को, जो कि खुद एक बैट्समैन है, ठीक है? तो जब आपका बैटिंग हैवी यूनिट टीम है और फिर भी आपकी बैटिंग इतनी ख़राब हो रही है कि आपको पहली इनिंग में ही इम्पैक्ट प्लेयर को एज अ बैट्समैन लाना पड़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन को बता रहा है और कि आपकी बैटिंग कितनी ख़राब है। इवन दो यू आर ट्राइंग टू बी अ बैटिंग हैवी टीम और यू आर पोर्ट्रेइंग योरसेल्फ टू बी अ बैटिंग हैवी टीम, और कहीं ना कहीं यही चीज़ उनके लिए हमेशा से एक रीज़न बनती आई है उनके कंसेक्यूटिव फेलियर्स का। तो मैं एक रिसेंट पॉडकास्ट को कोट करता हूँ जहाँ पे शायद साइमन डोल और हर्षा भोगले बैठ के बात कर रहे थे कि जैसे जैसे हमारा गेम एक हैवी बैट्समैनशिप की तरफ मूव कर रहा है, बैट्समैन जो हैं उनकी वैल्यू से ज़्यादा बॉलर्स की वैल्यू बढ़ रही है,
क्योंकि इस टाइम पे वो बॉलर्स कीमती हैं जो अब हैवी बैट्समैन हर टीम के पास है, हो गए। तो जिस टीम के पास ऐसे बॉलर्स होंगे जो उन हैवी बैट्समैन को रेगुलरली कंटेन कर पाएंगे, क्योंकि आपको मैच आफ्टर मैच एक या दो हैवी टैलेंटेड सुपरस्टार बैट्समैन मिलने वाले हैं इस लीग में। तो जहाँ पे बुमराह या पैट कमिंस जैसे ऐसे जो बॉलर्स होंगे जो उनको कंटेन कर पाएंगे, उनकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। और मेरे को ऐसा कोई नाम आरसीबी में ओवर द इयर्स याद नहीं आता एक्सेप्ट फॉर यूजी चहल इन सम पीरियड, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि हमारा जो मेन एक बेस है, बिल्डिंग ब्लॉक है टीम का, वो है ही नहीं। ऐसा भी नहीं है कि वो खराब है, वो है ही नहीं, ठीक है। अगर ये लोग ये अगर आरसीबी के फैंस इस पॉइंट पे ये सोचे एज अ काउंटर कि हमारे पास मोहम्मद सिराज है या अभी के लिए, जो कि एक इंडिया के लिए बहुत अच्छा प्लेयर है, तो मैं उसके लिए भी स्टैट्स मैंने प्रिपेयर कर रखे हैं कि मोहम्मद सिराज का सीजन कितना अच्छा जा रहा है, वो भी आपको अभी आगे पॉडकास्ट में पता चल जाएगा। तो मैं इस चीज़ पे जस्ट ऐड ऑन करता हूँ, जो तूने बॉलिंग की बात की, तो ऐसा नहीं है कि आरसीबी ने ना बॉलर्स नहीं रखे हैं, ठीक है। ओवर द इयर्स उन्होंने कई सारे बॉलर्स रखे हैं, जो अपने 163 यानी सबसे पहला मेरे को लगता है आईपीएल की हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर है युजवेंद्र चहल को रिलीज करना, ठीक है। वन ऑफ द बिगेस्ट मारूंगा। कुछ रिलीजेस ऐसे होते हैं जैसे सूर्य कुमार फॉर केकेआर, एबी डिविलियर्स या आंद्रे सिंह फॉर दिल्ली, ये सब बंदे अभी तक है ना उस लेवल पर डेवलप या उस लेवल पे रीच नहीं किए थे उस टाइम तक। तो यू कांट आस्क दैट फ्रेंचाइज की टू वो लोग प्रेडिक्ट कर लेंगे कि ये लोग आगे चल के इतने बड़े सुपरस्टार बन जाएंगे, है ना। हेनरी क्लासिंग एक टाइम पे आरसीबी में था, मैं उसके लिए आरसीबी को गाली नहीं दे सकता क्योंकि उनको थोड़ी पता था आगे चल के एकदम मेहम क्रिएट करेगा। बट युजवेंद्र चहल वो ईयर आफ्टर ईयर कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा था, विकेट्स लेके दे रहा था। तो भाई तुमने उसको निकाला, मतलब रीजन क्या था? अब तुमने उसको निकालने के बाद तुम लोग लेके आए वनिंदो हसरंगा को, एक फॉरेन लेग स्पिनर को। इंडियन लेग स्पिनर नहीं लाया, एक फॉरेन की जगह खाएगा। चलो तुमने फॉरेन लेग स्पिनर को लेकर, कभी भी तुमने उसकी बैटिंग का इतना अच्छा इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा फाइनली वनिंदो हसरंगा उस लेवल पे अपने उस करियर के स्टेज पे पहुंच गया था जहाँ एक प्रॉपर ऑलराउंडर कहलाने लग गया, T20 सर्किट में प्रॉपर ऑलराउंडर कहलाने लग गया वो। तुमने उसको रिलीज कर दिया, तुमने उसको रिलीज करके मयंक डागर को लिया, और इस बार तुमने सोचा कि नहीं भाई हम लोग स्पिनर्स पे ध्यान ही नहीं देंगे, हम लोग फास्ट बॉलर्स हैवी जाएंगे। तुमने फास्ट बॉलर्स में कौन से प्लेयर्स लिए? क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी का बहुत डिबेट चलता है, यहाँ पर आरसीबी ने एग्जैक्टली वही किया। तुम लोगों ने टॉम करन को लिया, अगेन वो बैकअप का शायद बैकअप है वो। तुमने अल्जारी जोसेफ लिया। अगर कोई भी सेन बुद्धि वाला इंसान अगर जिसने ऑफ लेट अगर क्रिकेट देखा है, अल्जारी जोसेफ नो डाउट बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन वो शायद लॉन्गर फॉर्मेट्स का बहुत अच्छा बॉलर है। कंसिस्टेंटली 10 या 10 के ऊपर जाता है T20s में। मेरे पास अभी स्टैट्स नहीं लगे, आई एम प्रीटी श्योर इसके पास ही, क्योंकि मैं उसके रिसेंट मैचेस कंसिस्टेंटली मैंने फॉलो किए। तो हम लेके आए रीस टॉपली को, जो हाईली इंजर्ड रहता है, मतलब उस हाईली इंजरी प्रोन है। लॉकी फर्ग्यूसन लेके आए, अगेन वो इंजरी प्रोन है और उसका आईपीएल में बहुत खराब रहा है। फिर तुम्हारे पास मोहम्मद सिराज और यश दयाल वगैरह है। मैं तो कहूँगा यश दयाल तो भी अच्छा डाल रहा है। तो मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती, जहाँ पर तू बात कर रहा है कि ये लोग के पास बॉलर्स नहीं है या ये लोग के पास बैटर्स नहीं है। मेरा एक ही सवाल है, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? मतलब ये अपने को दिखता है, उनको नहीं दिखता होगा क्या? ऐसा क्यों है? अभी जैसे कि ये साल का आईपीएल का स्टैट उनको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 2024 से सबसे ज़्यादा छक्के खाने वाली टीम आरसीबी है, और वो अमंग द लेस टीम है जिन्होंने छक्के मारे हैं। वो 65 छक्के खा रहे हैं और उन्होंने अभी तक से 49 मारे हैं। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट है मेरे सामने। ओके, कंटिन्यू कर। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे कहीं ना कहीं जो आरसीबी की टीम है, जब वो बनाई जाती है तो वो लोग प्रिपेयर ही नहीं है कि हम कैसे उस ऑप्शन को अप्रोच करेंगे हमारी बॉलिंग लाइनअप को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। जैसे कि जो बताया तूने कि युजवेंद्र चहल वाला इशू, युजवेंद्र चहल हैज मतलब वो बेटर हुआ है जब वो राजस्थान में गया है। तो आपने एक ऐसा नहीं है कि युजवेंद्र चहल को जो उन्हें रिलीज किया वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर तो था ही, कम से कम ये तो सोचो कि वो पीक ऑफ हिज पावर्स था उस टाइम जब आपने उसको रिलीज किया। और उसके बाद आपने रीज़न ये दिया कि हम 12वें लॉट तक वेट नहीं कर सकते थे कि हमारे पास युजवेंद्र चहल आएगा कि नहीं आएगा। जब 12वें लॉट तक ऑप्शन में अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं बच रहे तो किसी और के पास भी नहीं बचेंगे, तो तुम एटलीस्ट वेट करो, तुम एटलीस्ट कुछ तो रखो कि हम अपने प्लेयर्स के पीछे जा पाएँ। तुमने तो उसे एकदम छोड़ ही दिया था। उसके बाद तुमने लिया था वनिंदो हसरंगा को, जिसको तुम यूटिलाइज नहीं कर पाए। और तुमने आरसीबी किसी प्लेयर को कितने प्राइस तक चेस करना है वो डिसाइड नहीं कर पाती। आई गेस इनकी ऑप्शन स्ट्रेटेजी में ये फ्लॉ है कि ये बैकअप्स नहीं रखते हैं कि हमको अगर ये प्लेयर नहीं मिला तो हम इस प्लेयर के पीछे जाएंगे। इफ़ नॉट वनिंदो हसरंगा, शायद हम किसी श्रेयस गोपाल या किसी
पीछे या एडम जैम्पा के पीछे जाएं या तबरेज शमसी के पीछे जाएं, उनके पास एक बैकअप नहीं रहता है। ये उनकी सबसे बड़ी दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से वो क्या करते हैं, प्लेयर्स को बहुत ओवर वैल्यू कर देते हैं ऑक्शन, जिससे वो बाकी जो पर्स है उसमें बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और इसीलिए वो किसी भी ऐसे इंडियन प्लेयर को भी नहीं खरीद पा रहे हैं जो आगे चल के पोटेंशियली बहुत बड़ा बन जाए। अब तो ये सोच कि एक क्वेश्चन है मेरा तुझसे भी और आरसीबी के फैंस जो भी देखेंगे आगे चल के, कि ओवर द लास्ट 5-6 ईयर्स आरसीबी की बॉलिंग में से ऐसा कौन सा प्लेयर निकला है जो इंडिया के लिए जाके खेला हो। एक्चुअली में हर्षल पटेल एक एक्सेप्शन बन के आया था पहले, वो जो दुबई वाला लेग हुआ था बस। हाँ, और उसके पहले हर्षल पटेल जिस सीजन आरसीबी में ट्रेड होके आया था, उसके पहले उसने दिल्ली के लिए अच्छा सीजन किया था। ठीक है, हर्षल पटेल को आरसीबी ने खरीदा नहीं था, हर्षल पटेल ट्रेड होके आया। तो अब जो लास्ट प्लेयर है ऐसा कोई, वो यूजी चहल ही है, उसके पहले ऐसा कोई प्लेयर नहीं है। और अभी जो आकाशदीप है उसने टेस्ट में इंडिया के लिए डेब्यू किया है, शॉर्टर फॉर्मेट में अभी भी नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि आरसीबी कैसे एक इंडियन बॉलिंग कंटीजेंट लैग कर रहा है। और साथ ही मैं इस पे ऐड करता हूँ कि ठीक है, खाली इंडियन बॉलिंग कंटीजेंट की बात नहीं है। जब यहाँ बात आती है कि आरसीबी ने क्या क्या ब्लंडर्स किए, मैं कुछ ब्लंडर्स के नाम गिनाने की कोशिश को तो मैंने साइड में लेकर रखे। मैं पहला नाम लेता हूँ मोइन अली। ठीक है, मोइन अली आई गेस उनके पास 2018 के आसपास भाई। मोइन अली उस टाइम पे अपने पावर्स की पीक पे था, तो वैसा डाउन ग्रेड पे नहीं था, अप था। मोइन अली कुछ 2018 से 2020 तक उनके साथ रहा था। 3 साल में उसको सिर्फ 19 गेम्स मिले थे। तुम समझ रहे हो कि उसको सिर्फ 3 साल के गैप में मोइन अली जैसे बंदे को सिर्फ 19 गेम्स मिले, और उसमें भी उसने रीजनेबली बेटर परफॉर्म किया था, कुछ खराब नहीं किया था, रीजनेबली वाज गुड। उसके आगे वो लोग कॉलिन डे, ग्रांडहोम जैसे बंदे को कंसिस्टेंटली चांस दे रहे थे। मोइन अली को वो लोग ने रिलीज किया, अगले साल वो गया सीएसके में, और सीएसके में उसने फोड़ मचा दी। चलो हटाओ, वो लोग ने लिया मार्कस स्टोइनिस। आरसीबी के पास हमेशा से लोअर ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर फिनिशर की हमेशा से प्रॉब्लम रही है। वो लोग ने मार्कस स्टोइनिस को अराउंड लिया था थोड़े टाइम पहले, 2019 के आसपास आई गेस किया। उसने मार्कस स्टोइनिस ने 10 गेम्स खेले क्या कहते हैं आरसीबी के लिए, और 10 गेम्स में कुछ 52 की एवरेज थी उसकी, 50 की एवरेज से उसने खेला था। और अगले साल उसको फिर से रिलीज कर दिया, फिर वो जाके दिल्ली में गया, और दिल्ली में उसने काफ़ी अच्छा किया। क्रिस मॉरिस करके एक प्लेयर थे, ऑब्वियसली याद हो, एक टाइम का वन ऑफ द हाईएस्ट पेड प्लेयर था। उसने अगेन आरसीबी के लिए खेला, आरसीबी के लिए उसने डिसेंट बॉलिंग की थी, उसने डेथ में काफ़ी हद तक उसने अच्छा रहा था। ठीक है, कुछ 11 विकेट्स लिए थे 9 मैच में, और 7 के आसपास की इकोनॉमी रखी थी, मतलब कुछ खराब नहीं था उसका सीजन। उसको लोग ने फिर से रिलीज किया और दिल्ली में जाकर सुपरस्टार बन गया। क्विंटन डिकॉक, ये सब मैं वो नाम ले रहा हूँ जो अपने पावर्स की पीक में थे। मैं हेनरिक क्लासन या बिली स्टानले टाइप के बंदों का नाम नहीं ले रहा हूँ, ऐसे बंदों का नाम ले रहा हूँ जो एक्चुअली में पीक में थे। 2018 में क्विंटन डिकॉक को ये लोग ने लिया। मैं मानता हूँ उसने कुछ अच्छा नहीं खेला, बहुत एवरेज सा सीजन गया था, बट ऐसे बंदों को तुम बैक करते हो, राइट? तो वैसे प्लेयर्स को बैक करते हुए अगर ये खेल गया तो तुम्हारे नेक्स्ट 6-7 साल के लिए सेट। जस्ट इमेजिन क्विंटन डिकॉक एंड विराट कोहली ओपनिंग इन चेन्नई, भाई क्रेजी था। मतलब ऐसे कितने बंदे का, केएल राहुल मेरे हिसाब से वन ऑफ द बिगेस्ट नेम होगा कि केएल राहुल को लोग ने लिया, उसने खेला बहुत, मतलब जब वो पीक करने वाला था तभी वो लोग ने उसको रिलीज कर दिया। और लास्ट नाम एक और जो मैं लेता हूँ, शेन वॉटसन। मेरे हिसाब से शेन वॉटसन एक ऐसा प्लेयर था, मैं मानता हूँ अपने करियर के लास्ट स्टेजेस में था, लेकिन तब तक वो ऑलराउंडर था। जब तक आरसीबी के लिए खेल रहा था वो एक प्रॉपर ऑलराउंडर था। उसको निकाला, वो गया चेन्नई में, उसने अपनी ऑलराउंडर स्किल्स वाली उसने बेसिकली बंद कर दिया था और एक प्रॉपर बैटर बन गया था। द पॉइंट इज धोनी ने उसको कितना इंसिंगली बैक किया, पूरा सीजन वो कुछ नहीं किया था। लास्ट में आके उसने एक तो एसआरएच के सामने जिताया और एक मुंबई के सामने लिटरली 1 रन से हारे थे। तो पॉइंट इज ये मैं ब्लंडर्स गिना रहा था। अब जैसे तूने ये जो नाम गिना है वो ऐसे नाम थे जो अपने पीक ऑफ द पावर्स पे थे, तब उनको रिलीज कर दिया गया, मतलब खरीदा गया और 1 या 2 सीजन बाद रिलीज कर दिया गया। पर कहीं ना कहीं आरसीबी ऐसे भी प्लेयर्स में बहुत ज़्यादा पैसे लगा रहा है जो अपने करियर के ट्विलाइट में होते हैं, या तो अभी उनका ब्रेकआउट आना बाकी होता है, बस एक हाइप के चलते उन्हें खरीद लिया गया। जैसे सिमरन हेटमायर को खरीदा था आरसीबी ने बहुत ज़्यादा पैसे, और 1 सीजन बाद ड्रॉप कर दिया। ठीक है, ऐसे ही एरन फिंच को जब खरीदा था 4.4 करोड़ में, तो एरन फिंच के जैसे स्टैट्स है कि 268 रन बनाए थे उसने 12 इनिंग में, कुछ 22 का उसका एवरेज था और 115 का भी स्ट्राइक रेट नहीं था उसका। मतलब करियर के एंड में एरन फिंच पे इतना ज़्यादा पैसा लगा के उससे पहले ओपनिंग का स्लॉट देना, फिर उसे नंबर 4 का स्लॉट देना, ये बताता है कि आपका मैनेजमेंट कितना डिसओरिएंटेड है। जैसे ही उन्हें ताइमाल मिल्स फेमस हुआ, उसका हाइप बना, तो ताइमाल मिल्स को 12 करोड़ में खरीदा। 1 सीज़न खिलाया बस, उसमें भी 5 मैचेस वो खेला था, उसने 5 विकेट लिए थे
और उसका इकोनॉमी था 5 मैच खेला था। हाँ, और 8.5 का इकोनॉमी था उसका, 2017 की बात है। काइल जेमिसन, श्योर हो? वाह, हाँ मैंने ये डेटा कलेक्ट किया था। काइल जेमिसन 15 करोड़ में उन्होंने खरीदा था, 9 मैच खेले, 9 विकेट लिए, 9.6 का इकोनॉमी और रिलीज कर दी। तो अगेन कोई सेंट मेरे को आज तक नहीं समझ ये जो एग्जैक्ट बहुत अच्छा नाम है काइल जेमिसन। किस बेसिक काइल जेमिसन के साथ 2 और नाम मैं बताता हूँ, क्रिस वोक्स और टिम साउदी। ठीक है, ये दोनों काफी लंबा खेले हैं, टिम साउदी और क्रिस वोक्स। टिम साउदी अगेन मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा T20 में उसका रिकॉर्ड इंटरनेशनल लेवल में, बट वो चिन्ना स्वामी वाला बॉलर नहीं है ना। और दूसरा क्रिस वोक्स, मेरे को याद है वो लोग ने क्रिस वोक्स काफी अच्छे खासे पैसे मिल था और काफी मैचेस दिए थे। मेरे को सेंस ही नहीं समझ आ रहा था ब्रो, ना वो प्रॉपर बॉलर था, ना वो प्रॉपर बैटर था, वो बीच में खेल रहा था, ना वो इंग्लैंड वाला ऑलराउंडर स्किल्स दे पा रहा था। इट वाज इनसेन ब्रो। ये एक्चुअली तूने काफी अच्छा एग्जांपल दिया कि एरॉन फिंच टाइप, टिमान मिल्स टाइप। टिमान मिल्स तो मैं तो भी अच्छा बोलूंगा, मैं सोचता हूँ कि अगर टिमान मिल्स को थोड़ा लोग ने कंटिन्यू किया होता तो मे भी आगे चल के वो कुछ कर पाता। बट प्लेयर्स लाइक क्रिस वोक्स, क्या नाम बोला तूने बाकी का, टिमान समय मिस कर रहा हूँ, टिमान मिल्स के बाद क्या नाम दिया तूने? सिमरन काइल जेमिसन अगेन काफी रिलेवेंट था। तो ओवरऑल अगर अपने इसको, मेरे हिसाब से मैंने काफी ज्यादा इसमें इन डेप्थ क्या काफी सारी इनकी पॉइंट्स हाईलाइट किया। अब मैं इसको अपने थोड़ा क्लोजिंग वाले साइड में लेके जाता हूँ। ठीक है, आरसीबी का क्लोजिंग वाले साइड में लेकर तेरे हिसाब से आरसीबी कहाँ लैग करती है? चल अब तो बात कर लिया लैग कहाँ करती है। नेक्स्ट ईयर अगर तू आरसीबी का वो हेड होता तो तू क्या करता? मेरे को पॉइंट वाइज बता ऑन द स्पॉट कि तू क्या क्या चीजें ठीक करता अगर तू आरसीबी का हेड कोच या कुछ भी प्रकार का हेड होता। देख, पहले मैं ये सोचता कि जो हमारे इंडियन प्लेयर्स हैं, ठीक है, जो बॉलिंग करते हैं, जैसे एक मोहम्मद सिराज का ही नाम ले लेता हूँ मैं। ऐसे तो मोहम्मद सिराज के कुछ स्टैट्स अभी रीड करूँगा जो उनका ख़राब सीजन चल रहा है वो, लेकिन चाहे वो जो व्यशक उनका जो लोकल टैलेंट है वो हो गया, या कोई और जो भी उनके प्लेयर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या शायद कोई नेट बॉलर होगा जो उनको सही लग रहा हो, ठीक है, या उनकी स्काउटिंग टीम को अच्छा लगा हो, तो मैं उन प्लेयर्स पे को रिटेन करने या वापस खरीदने की सोचूंगा। साथ ही साथ मैं ये सोचूंगा कि अब मुझे ऐसी टीम नहीं बनानी है जो बहुत ज़्यादा सुपरस्टार हैवी हो, मुझे एक ऐसी टीम बनानी है जो होल्स को फिल कर सके। ठीक है, एक CSK टाइप्स कि आपके पास एक प्रॉपर रोल्स डिफाइंड है कि किसको क्या करना है, और उसके बाद वो टीम उस तरह से एग्जीक्यूट हो रही है। मैं कोशिश करूंगा। डोंट यू थिंक ये चीज डोंट यू थिंक ये रूल्स डिफाइंड या रूल्स गिवन वाला फॉर्मूला तो आरसीबी में हो सकता है? जब चेन्नई अजिंक्य रहाणे जैसे बंदे को एक T20 का प्लेयर बना सकती है, हाँ, तो आई एम प्रीटी श्योर तुम रजत पाटीदार, अनुज रावत या महिपाल लुम्ब्रोर के साथ ये काम कर ही सकते। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, जैसे महिपाल लोमरोर एक बहुत अच्छा नाम है, कि मैं कोशिश करूंगा वैसा एक वो प्लेयर मेरे साथ रहे। वैसे कुछ और प्लेयर्स है, जैसे मैं कोशिश करूंगा कि अगर शाहरुख खान नेक्स्ट ऑप्शन में आ रहे हैं फिर से, तो मैं उनको लेने की कोशिश करूँ। ठीक है, मैं इंडियन पूल ऑफ टैलेंट ऐसा, इन साथ ही साथ फॉरेन पूल भी मैं ऐसा बनाना चाहूँगा कि जो, ठीक है, विराट के सेंट्रिक टीम हो ताकि टीम की ब्रांड वैल्यू बनी रहे। तो मैं ये सोचूंगा कि विराट के सेंट्रिक टीम हो ताकि एक ब्रांड वैल्यू बनी रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो गैप्स ना रहे टीम में। जैसे कि अभी मिडल ऑर्डर में गैप है कि अगर ग्लेन मैक्सवेल नहीं खेल रहे हैं तो कौन? ग्लेन मैक्सवेल के सिवा कोई इनके पास ऑप्शन नहीं है अभी। 5 या 6 मैचेस हो चुके हैं और ग्लेन मैक्सवेल 5 की एवरेज है अभी। 6 मैचेस बहुत ख़राब गए। मोहम्मद सिराज का, अगर मोहम्मद सिराज का दिन नहीं अच्छे जा रहे हैं तो उसका बैकअप कौन? जैसे चेन्नई का ही एग्जांपल ले लो, तो चेन्नई एक ऐसी टीम है जो शार्दुल ठाकुर जैसे इंसान को बाहर बिठा सकती है, चाहे वो एक इंडिया इंटरनेशनल प्लेयर क्यों ना हो, क्योंकि वो रोल्स में फिट नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं एक ऐसी टीम बनाना चाहूँगा जिसमें प्रॉपर बैकअप्स हो और वो सबके रोल्स डिफाइंड हो और होल्स ना हो टीम। ठीक है, तो इस पे मैं थोड़ा सा एड ऑन करूंगा। जो मैं एक चीज़ करना चाहूँगा, मैं सबसे पहले एक अच्छा कैप्टन बनाना चाहूँगा। जो तूने मेरे को थोड़ा टाइम पहले एक क्या कहते हैं स्टैट बताया था, जिसमें तू मेरे को बता रहा था कि अनिल कुंबले के बाद इनके पास अभी तक एक भी ऐसा कैप्टन नहीं आया जिसने 50% के ऊपर का विन परसेंटेज रखा हो। अनिल कुंबले भी 58% पे था। उसके बाद नेक्स्ट 7 कैप्टन रहे हैं आरसीबी के आज तक, उसमें से सबसे सक्सेसफुल रहे अनिल कुंबले, और उसके बाद डैनियल विटोरी। बस ये 2 ऐसे कैप्टन रहे हैं जिनके 50% से ज़्यादा विन परसेंटेज रहा है। उसके बाद जो 5 कैप्टन, उनका 50% भी टच नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं अगर आप कैप्टन ही लैग कर रहे हो तो आपकी टीम डायरेक्शन लेस है।
तो सबसे पहले तो मैं उसी चीज़ पे कोशिश करूँगा कि अगर मैं आरसीबी के उसमें हूँ, मेरे को लगता है बहुत लोग रो रहे हैं कि बॉलर्स चाहिए, बैट्समैन चाहिए। मेरे हिसाब से अभी भी उनकी इतनी कोई ख़राब बॉलिंग यूनिट नहीं है। मैं मानता हूँ अच्छी कुछ खास नहीं है, लेकिन इतनी भी ख़राब नहीं है जिस तरह से वो लोग उनकी बॉलिंग जा रही है। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा ख़राब बॉलिंग यूनिट इस आईपीएल में ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन मैं पहले तो पॉसिबली ट्राई करूँगा इंडियन कैप्टन होने की कोशिश करें। मेरे को लगता है टैलेंट्स लाइक मनीष पांडे लोग ने कभी इस्तेमाल नहीं किया। मनीष पांडे कर्नाटका का लोकल है, उसका कैप्टनसी डोमेस्टिक लेवल पे काफ़ी ज़्यादा रिनाउंड है। वैसे बंदों को उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया। अब तो चलो हालांकि उसके ट्वाइलाइट फेज में चला गया, बट मैं कैप्टन्स को पूरी कोशिश करूँगा। दूसरा मेरे को लगता है इनका लोकल जो स्काउटिंग सिस्टम है, कहीं ना कहीं तो कुछ तो लफड़ा है, कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है कि मतलब प्लेयर्स लाइक अर्शदीप, शशांक, आशुतोष, सुयास, मतलब हर साल तो उनका 5-6 ऐसे अंडररेटेड टैलेंट्स मिलते हैं जो आरसीबी छोड़ के हर जगह से मिल जाए। आरसीबी से आते हैं तो बहुत कम आते हैं और वो लोग एकदम ऐसे आते हैं और गायब हो जाते हैं। देवदूत पड्डीकल एक अच्छा नाम इनके पास आया था, उसने शतक भी मारा था, अब एकदम सडनली गायब कर दिया, मतलब वो लोगों ने उसको भी रिलीज कर दिया। तो आई फोकस किया ना, बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक टैलेंट से फोकस किया जाए। मतलब मेरे को लगता है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स तो आ ही जाएंगे, लेकिन डोमेस्टिक टैलेंट पे फोकस करना बहुत ज़रूरी। डोमेस्टिक टैलेंट सिर्फ इंडियन नहीं, मैं तो चाहूँगा कि अनकैप्ड इंटरनेशनल्स पे भी फोकस करना चाहिए। मेरे को लगता है समवन लाइक जेक, फ्रेसर, मैकगर्क, ये सब प्लेयर्स आरसीबी के लिए बहुत बढ़िया कर सकते हैं। दूसरा मेरे को लगता है ये लोग को बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक जाना पड़ेगा कि अगर इनको बॉलर्स चाहिए तो कैसे बॉलर्स चाहिए। क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। ये लोग ने इतने सारे फास्ट बॉलर्स भर लिए हैं, अज़ारी, मोहम्मद सिराज हो गया, ये तुम्हारा फियर्स दहर हो गया, फर्ग्यूसन टॉप, ये सब के सब एक प्रकार के बॉलर हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ये सब के सब एक ही टाइप के हिट द डेक हार्ड बॉलर है। कोई भी तुम्हारे पास हाँ, कोई डेथ ओवर स्पेशलिस्ट नहीं है, कोई न्यू बॉल स्पेशलिस्ट नहीं है, कोई एकदम मिडल में डालने वाला, जैसे ब्रावो हुआ करता था, कोई टीम में मिडल में डालने वाले अच्छे बॉलर थे। जैसे आजकल कगिसो रबाडा पंजाब के लिए मिडल ओवर का बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहा है, इनके पास वो क्लैरिटी नहीं है। तो मेरे को लगता है ये लोग को बहुत स्पेसिफिक टूथ एकदम नैरो डाउन करना पड़ेगा कि हमको डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट चाहिए, हमको न्यू बॉल बॉलर्स ये होंगे, हमारे डेथ बॉलर्स ये होंगे, सबका ये बैकअप हो। दूसरा मेरे को लास्ट में को जो लगता है कि ये लोग को बैटिंग पे, इंडियन बैटिंग पे बहुत 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 ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। देयर इज़ अ रीज़न इसको इंडियन प्रीमियर लीग बोला जाता है, क्योंकि अगर तुम्हारा इंडियन सेटअप अच्छा नहीं है, तुम कुछ भी कर लो, कुछ नहीं कर पाओगे। तुम दिल्ली का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, दिल्ली के बस 4 भयंकर फॉरेनर रहते हैं, लेकिन उनका इंडियन सेटअप हर बार फेल कर रहा है। तुम चेन्नई ले लो, तुम मुंबई ले लो, जो भी टीम आज तक सक्सेसफुल रही है, जो कंसिस्टेंटली फाइनल्स में गई है, राजस्थान जो पिछले 1-2 साल में कंसिस्टेंटली फाइनल में गई, गुजरात, तिलक वर्मा हो, साई सुदर्शन हो, शुभमन गिल हो, राजस्थान से तुम्हारे पास आजकल रियान पराग है, उसके पहले संजू सैमसन। तो इंडियन सेटअप पे फोकस करना हद से ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे को लगता है अगर इंडियन सेटअप पे तुम फोकस नहीं करोगे, देयर इज़ नो वे ये सारा कप नाम दे हो पाएगा। क्योंकि पॉइंट क्या है पता है, 14 मैच का जब टूर्नामेंट होता है ना, तुम 1-2 मैचेस के बस 1-2 मैच जीत लिया समहाउ, यहाँ वहाँ से तुम नहीं बच पाओगे। 14 मैच मतलब तुमको अच्छा खेलना ही पड़ेगा, राइट टाइम पे पीक करना ही पड़ेगा, वरना तुम पकड़े जाओ। और कहीं ना कहीं तो मेरे को लगता है चेसेस होता है जो इनकी टीम है वो इनके होम कंडीशंस के लिए सूटेबल हो। इनकी टीम एक हाँ, जनरली बहुत important बन रही कि अगर तुम्हारा होम कंडीशंस कुछ ऐसा था, जो स्टैट मुझे याद है कि इनने कुछ 41-42 मैचेस जीते हैं आउट ऑफ 87 जो इन्होंने बैंगलोर में खेले। तो अगर आप 41 आउट ऑफ 80, 41 आउट ऑफ 89। तो जो अगर आप अपने होम कंडीशंस में ही मैच नहीं जीत रहे हो, तो आप टूर्नामेंट के सेमीज के लिए क्वालिफाई कैसे करोगे? तो ये बहुत इसकी जो भी चलो फिर आवाज कट रहे हैं, अब आ रही है आवाज? हाथ बहुत लफड़े हो रहे हैं। हाँ ठीक है, चल कंटिन्यू। इनके ये जो प्लेयर्स हैं जो लाइमलाइट में आते हैं, लाइक जैसे तूने बोला कि आरसीबी के कोई डोमेस्टिक बैट्समैन या सुपरस्टार्स आरसीबी नहीं बना पा रही, तो वो आते तो हैं, लेकिन जब वो आरसीबी से किसी और टीम में चले जाते हैं तब, क्योंकि आरसीबी में रोल क्लैरिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल शिवम दुबे सबसे पहले आरसीबी में थे, ठीक है। देवदत्त पडिक्कल अगर कल को चल के एक बड़े T20 प्लेयर बन जाते हैं तो वो पहले आरसीबी में थे, ठीक है। तो ऐसे कई नाम हैं इंडियन और फॉरेनर जो गिनाए जा सकते हैं, जो जब किसी और टीम में मूव हुए तब उनका परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हो गया। जैसे पहले हमने डिस्कस किया मोइन अली, शेन वॉटसन, ठीक है। तो आरसीबी इनफैक्ट मैं अननोन नाम भी लेता हूँ, शर्पेन रदरफोर्ड, डेविड विली, ये दोनों इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग T20 प्रोस्पेक्ट, इनका इन्होंने कभी सवाल ही नहीं किया। जिनको डेविड विली के बारे में पता ही नहीं, क्योंकि आईपीएल में उसने इस लेवल पे परफॉर्म नहीं किया, मैं मानता हूँ, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटीज़ भी उस टाइप की नहीं मिली उसे। डेविड विली बहुत टेरिफिक ऑलराउंडर था अपनी पीक का, हालांकि अब उतना बैटिंग नहीं करता है, लेकिन टेरिफिक ऑलराउंडर था। शर्पेन रदरफोर्ड आज के टाइम में लोग उसको नेक्स्ट आंद्रे रसल बोलते हैं। ये दोनों एक टाइम पे ही उसमें थे। वेन पार्नेल
तो हाँ, मतलब इस चीज़ पे अपने जितना नाम गिनाने लगे मेरे को लगता है 2 घंटा निकाल सकते हैं। डेविड विली का तो फियास्को इतना बड़ा है, मैं मतलब बैक स्टोरी बताता हूँ जो बहुत कम लोगों को पता होगी कि डेविड विली जिस साल सीएसके में खेला था, ठीक है, एक टाइम था जब डेविड विली सीएसके के लिए खेला था, उस साल हुआ ये था कि आरसीबी और सीएसके दोनों के एक एक फॉरेन प्लेयर सेम टाइम पे इंजर्ड हुए थे, और कोरी एंडरसन और डेविड विली और कुछ और बड़े नाम ऑलराउंडर्स की लिस्ट में अवेलेबल थे। तो मैं प्रे कर रहा था कि आरसीबी ना ले ले, डेविड विली को ना ले ले, और उस टाइम आरसीबी ने पहले रिप्लेसमेंट अनाउंस किया था और उन्होंने कोरी एंडरसन को प्रेफर किया था। बैटिंग हैवी होने के बावजूद उन्होंने एक बैटिंग ऑलराउंडर को लिया और फिर सीएसके और कोरी एंडरसन को डेथ पे डलवा रहे थे। और कोरी एंडरसन से डेथ में बॉलिंग डलवा रहे थे, जो कि वही अगेन शेन वॉटसन वाली बात है कि शेन वॉटसन से डेथ में डलवा रहे थे और उम्मीद ये थी कि तो फाइनल जीत जाएंगे, तो वो हो नहीं पाएगा कभी। हाँ, चलो मेरे हिसाब से अपने ने ओवरऑल काफ़ी अच्छा डिस्कस कर लिया, ठीक है, काफ़ी इन डेप्थ डिस्कस कर लिया आरसीबी के ऊपर। मेरे हिसाब से आरसीबी सही में कभी कभी मेरे को एक्चुअली में लगता है फॉर फन की एक स्कैम चल रहा है क्या, लेकिन मेरे हिसाब से अपने ने इन डेप्थ डिस्कस किया कि इनको डोमेस्टिक इंडियन बैटर्स, डोमेस्टिक इंडियन बॉलर्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कंडीशन ड्रिवन इनको टीम बनानी पड़ेगी, जो उनके कंडीशन उसके हिसाब से टीम बनानी पड़ेगी, एंड ऑब्वियसली कंटिन्यूटी रखना बहुत ज़रूरी है। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं ब्रो। नेक्स्ट टॉपिक मेरे सबसे काफ़ी हॉट है, मेरे को लगता है ये लास्ट जो जडेजा का किया उससे भी हॉट हो सकता है। तो इट्स ऋषभ पंत द T20 प्रोस्पेक्ट। भाई तो पहले तो इसने एकदम बॉलीवुड की मूवी की तरफ कम बैक मारा है ना, कि एकदम अपने पीक पे था, एक्सीडेंट हो गया, एकदम मौत के मुंह से वापस आ रहा है, फिर से आती न्यू लोग सिक्सेस मार रहा है, एंड बात चल रही है कि T20 इंडिया के T20 सर्किट में वर्ल्ड कप में बेसिकली चला जाए। पहले तो मुझे ये बात करना है कि भाई ऐसी तो क्या कमी है हमारे पास कि इंडिया मतलब ऋषभ पंत सीन से इतना गायब था कि हम लोग अभी तक इंडिया के लिए T20 विकेट कीपर नहीं बना पाए। बट सबसे पहले मैं सीधा स्ट्रेट अप तेरे से यही सवाल पूछता हूँ कि तेरे हिसाब से क्या ऋषभ पंत, एकदम शॉर्ट आंसर देना, टू द पॉइंट, क्या ऋषभ पंत T20 वर्ल्ड कप इंडिया के स्क्वाड में होना चाहिए? मैं नहीं सोचता हूँ कि ऋषभ पंत T20 इंटरनेशनल में डायरेक्टली वर्ल्ड कप में जगह डिजर्व करता है, क्योंकि ऋषभ पंत का T20 इंटरनेशनल्स का रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा खराब, मतलब टू द पॉइंट कोई बिलीव नहीं कर सकता कि ऋषभ पंत इतने सारे मैचेस खेल कैसे गया इस रिकॉर्ड पे। तो कहीं ना कहीं मैं नहीं सोचता कि ऋषभ पंत डिजर्व करता है T20 वर्ल्ड कप में जगह। मैं ये सोचता हूँ कि शायद संजू सैमसन बेटर ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई और, जितेश शर्मा को आपने रिसेंटली ट्राई किया, तो कहीं ना कहीं कुछ और। मैं इसमें कुछ हद तक बीच में हूँ, ठीक है, मैं इसमें लेफ्टिस्ट नहीं बन रहा हूँ, मैं थोड़ा सेंट्रिस्ट हूँ इसमें, ठीक है। तो मेरे को यार बहुत कंफ्यूजन है, जो तेरा पॉइंट है बहुत वैलिड है। T20 लेवल पे ऋषभ पंत का, इंटरनेशनल लेवल पे T20 नहीं, इंटरनेशनल T20 उसका कुछ खास स्टैट्स नहीं है, ठीक है, बहुत और काफ़ी ज़्यादा खेला है और बहुत अबिस्मल टाइम, मतलब 126 का स्ट्राइक रेट है जितना मुझे पता है। बट मैं चाहता हूँ अगर तुम ऋषभ पंत को लेके जाओ तो वो स्पेसिफिकली ओपन करे या तीसरे पे आए, ठीक है। मैं स्टैट्स अब मेरे हिसाब से प्रेजेंट कर ही देता हूँ, ठीक है। मेरे को लगता है अगर वो ओपन या तीसरे पे खेलेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा इंडिया के लिए। ये शायद दिख रहा है देखो, राइट, ये T20 इंटरनेशनल्स के इसके स्टैट्स हैं। तो जैसा कि क्लियरली देख पा रहे हैं, उसने ओवरऑल 126 की स्ट्राइक रेट से रन मारे T20 इंटरनेशनल्स में, और एवरेज उसका 22 का है। ये उसके नंबर 4 और नंबर 5 के स्टैट्स हैं, जो हाँ उसने मेजोरिटी ऑफ दी उसने अपनी इनिंग्स खेली। तो द पॉइंट इज नंबर 4 और नंबर 5 में मेरे को बहुत एक्चुअली तो मुझे बहुत क्लियर लगता है कि अगर उसको खिला रहे हो तो ओपन करा और तीसरे पे खिला। मुझे लगता है वो उस टाइप का प्लेयर है जो जहाँ ओपन वो अच्छा कर सकता है, और जितना सेट होता जाएगा वो उतना रन मारेगा। मुझे लगता है टेस्ट मैच में उसका अच्छा करने का एक बहुत बड़ा प्रॉस्पेक्ट ये है कि फील्ड बहुत इन होती है एंड ही कैन टेक हिज चांसेस, राइट। बट T20 नंबर 5 पे अगर तुम आ रहे हो तो जनरली फील्ड खुली हुई होती है, अनलेस सेंटर कुछ बहुत बड़ा टॉप ऑर्डर डिबाकल हुआ है। मुझे तो लगता है कि ओपन करेगा या तीसरे पे खेलेगा, बहुत टेरिफिक खेल सकता है इंडिया के लिए। वरना तो नंबर 4 या 5 पे आए, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा फिर तुम्हारे पास संजू सैमसन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि ओपन या तीसरे पे। तेरा इस पे क्या कहना है, तू कंटिन्यू कर। मुझे भी यही लगता है कि ऋषभ पंत को कहीं ना कहीं जितना T20 में ओपन कराए उतना ज़्यादा, या ऊपर खिलाए उतना बेटर रहेगा। लेकिन ऊपर दिक्कत यह है कि हमारे पास स्लॉट नहीं है। अगर आप देखें तो यार ब्रो, तो मैं यशस्वी जायसवाल को नहीं रखूंगा, ठीक है, T20 के करंट वर्ल्ड कप के मेरी स्क्वाड में। मेरा 11 ऐसा है, या तो ऋषभ रोहित ओपन करे, ठीक है, या तो रोहित विराट ओपन। मेरा ये है कि रोहित ऋषभ या रोहित विराट ओपन करे, और अगर पंत है तो पंत तीसरे पे खेले, अगर पंत ओपन कर रहे तो विराट तीसरे पे खेले। अगर मान लो पंत या जो भी खेल ही नहीं रहा है तो मे बी समवन लाइक जितेश शर्मा, जिसको हमने काफ़ी ट्राई किया, वो नंबर 6-7 पे खेले,
बट जितेश का भी यार आईपीएल बहुत, क्या बोलूं, बहुत वियर्ड सा जा रहा है। वो आता है 1-2 छक्के मारता है और गायब हो जा रहा है। तो दिस इज व्हाट आईपीएल मेरे को लगता है जगह है। अगर अपने ट्रेडिशनल शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल से आगे बढ़े तो मेरे को लगता है जगह है। ओके सॉरी तेरी बात काटी, कंटिन्यू। हाँ, तो मुझे ये लगता है कि वो जो फील्ड प्लेसमेंट्स की बात है कि जब फील्ड्स उतनी खुली नहीं रहती तब बहुत बेटर परफॉर्म करता है ऋषभ पंत कंपेयर टू ये कि जब फील्ड्स बहुत ज़्यादा खुले रहते हैं, जो कि रहेंगी नंबर 4 या नंबर 5 पे बैटिंग करने आते हो तो कहीं ना कहीं उनकी पोजीशन सिर्फ ओपनिंग में बनती नज़र आती है। और ओपनिंग में यशस्वी जायसवाल के रिकॉर्ड्स जैसे मैं देख रहा हूँ कि 16 इनिंग में 33 का एवरेज है और 161 का स्ट्राइक रेट है। तो 16 इनिंग्स के बाद इतना अच्छा रिकॉर्ड होना कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस बना रहा है कि आप और करंटली फॉर्म अच्छा चल रहा है, लेकिन आईपीएल फिलहाल उतना अच्छा नहीं गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉइंट हो सकता है कि ऋषभ पंत को शायद कंसिडर कर लिया जाए ओपनिंग के लिए। तो ऋषभ पंत को मैं कंसिडर इसीलिए कर रहा हूँ कि उसने ऑफ प्लेट आईपीएल में डिसेंट फॉर्म दिखाया, वरना अगर वो आईपीएल में अच्छा फॉर्म नहीं दिखा था मैं उसके कोई स्टैट्स ही नहीं चेक करा। और यशस्वी जायसवाल मेरे हिसाब से भाई जिस तरह से उसका टेस्ट मैच गया था भाई, बहुत इंसेन उसका फॉर्म रहा है और बहुत अच्छे ओपनर भी है। बट मुझे लगता है करंट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा T20 में, वो थोड़ा डामाडोल चल रहा है। और अगर यशस्वी जायसवाल अगर ओपन करता है, फॉर एग्जांपल यशस्वी जायसवाल ओपन करता है, तो उससे मेरे को लगता है अपना बैटिंग है ना बहुत, वो पूरा का पूरा जो 11 है बहुत रिजिड हो जाएगा। फिर तुमको नंबर 6 या 7 या जो भी 5 है उस पर एक क्या कहते हैं विकेट कीपर खिलाना पड़ेगा और उसके कारण बहुत मुश्किल हो सकता है। रिंकू सिंह जैसे प्लेयर, हाँ, फिर रिंकू सिंह और शिवम दुबे जैसे जो प्लेयर्स हैं उनकी जगह बनाने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं स्लो पिचेस पे तुमको शिवम दुबे की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए तो ये उसके आईपीएल के स्टैट्स हैं। ऋषभ पंत के नंबर 3 पे देख सकते हैं 40 की एवरेज है और 170 का स्ट्राइक रेट। नंबर 4 पे भी भाई बहुत अच्छे स्टैट्स हैं, मतलब ये तो जैसे गॉड लेवल के स्टैट्स हैं। ऑलमोस्ट 150 का स्ट्राइक रेट और 38 का एवरेज है। पर सम ऑड रीजन ही इंडिया के लिए पता नहीं क्यों ट्रांसफर नहीं हो पाते T20 से। नो वंडर उसका टेस्ट में उसने बहुत इंसेंट लेवल का परफॉर्मेंस दिया। मैं तो ये कहूँगा कि इन रिसेंट जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ टेस्ट मैचेस में उससे बेटर विकेट कीपर बैट्समैन नहीं आया। धोनी से भी आगे चला गया है कुछ हद तक टेस्ट मैच होता उसमें, जबकि कमिंग फ्रॉम अ डाई हार्ड धोनी फैन है ना, दोनों बहुत ज़्यादा धोनी के फैंस हैं। वनडेज में भी उसने बहुत ज़्यादा परफॉर्म करके दिया है, लेकिन मुझे लगता है फॉर सम रीज़न उसका है ना T20s में एक दिख जाता है वो कुछ एकदम निकोलस पूरन टाइप का या शिवरन हेटमायर टाइप का बैट्समैन नहीं है। वो थोड़ा बीच में आता है, मतलब वो एकदम विराट कोहली वाले पे भी नहीं है, वो शिमरन हेटमायर आंद्रे रसल वाले पे भी, वो थोड़ा बीच में आता है। वो थोड़ा हल्का सा टाइम लेता है, लेकिन जब सेट होता है तो बहुत तेज खेलता है। तो मुझे पर्सनली लगता है नंबर ओपन या तीसरे होना चाहिए, उसकी जगह बनती है। मिडल ऑर्डर में थोड़ा सा ऋषभ पंत की दिक्कत ये भी है कि जहाँ तक मुझे याद है जब मैंने ऋषभ पंत के स्टैट्स चेक किए थे तो कुछ बाउंड्री परसेंटेज समथिंग 58 था, लेकिन ये अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो डॉट बॉल परसेंटेज है वो भी 36% के अराउंड था। तो जब आप स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पा रहे हैं तो मिडल ऑर्डर्स में किसी दिन ऐसा हो सकता है कि आप एक लायबिलिटी बन जाए, और अगर वो दिन किसी नॉकआउट मैच में हुआ तो फिर वही युवराज सिंह वाला अस्त्र हो जाएगा कि हमेशा के लिए याद रह जाएगा। प्लस ऋषभ पंत बहुत ज़्यादा, मैं उसका अगेंस्ट स्टैट ही चेक कर रहा था, बाउंड्रीज पर बॉल, बाउंड्रीज पर 6 कैसा, बॉल्स पर 6, बॉल्स पर 4, तो बॉल्स पर 4 उसका बहुत अच्छा है। हाँ, बॉल्स पर 6 उसका बहुत हाई है, हद से ज़्यादा हाई है, बट बॉल्स पर 4 उसका बहुत अच्छा है, ठीक है, कंपेयर टू 6। बेसिकली इट ऑल इटरेट्स कि उसको टॉप ऑर्डर में खेलना उसको ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसके पास टाइम ज़्यादा होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फील्ड अंदर होती है तो वो अपना ऑल इन जा सकता है। पर दूसरा क्या है, जस्ट लाइक यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत बहुत अच्छा है ना, वो है मतलब वो अटैकर है, अग्रेसर है, वो KL राहुल टाइप या शुभमन गिल टाइप रुकेगा नहीं, वो जाएगा, ही विल गो फॉर इट। तो मेरे को लगता है कि इसका जगह, मेरे को लगता है अगर आज के दिन में मुझसे कोई पूछे, यू नेवर नो आईपीएल के एंड में क्या होगा, बट आज के दिन में कोई पूछे तो मुझे लगता है ऋषभ पंत और दूसरा होगा संजू सैमसन। ये 2 बंदों को ही मैं स्क्वाड में लेके जाऊँगा, और क्योंकि मुझे लगता है ये 2 ऐसे बंदे हैं जो तुम्हारे 1 से लेके 5 तक कहीं भी फिट हो सकते हैं, ठीक है। जो संजू सैमसन हो या ऋषभ पंत हो, तुम उनको खिला सकते हो। समवन लाइक ईशान किशन, वो बहुत ज़्यादा रिजिड है, उसको तुमको ओपन ही कराना पड़ेगा, वो तुमको तीसरे पे भी नहीं चलेगा इतना, है ना। तो ईशान किशन आउट ऑफ द पिक्चर है। KL राहुल की तो बात भी नहीं करना चाहूँगा मैं, उसको तो बिल्कुल कंसिडर भी ना करें। उसको T20 वर्ल्ड कप के सिलेक्शन से जितना दूर हो सके उतना दूर रखना बेटर रहेगा। करंटली बहुत अच्छा प्लेयर, टेस्ट में अच्छा गया, वनडे वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा किया, लेकिन जितना दूर रखो उतना बेटर। तो पर्सनली मुझे लगता है कि ओपन या तीसरे पे आएगा ऋषभ पंत बढ़िया रहेगा, वरना सेंस नहीं बनता, क्योंकि उसके T20 इंटरनेशनल के स्टैट्स बिल्कुल अच्छे नहीं है। कोई कुछ भी बोले, कितने भी बड़े फैंस हो, कितने भी लंबे लंबे छक्के मार दे, इंटरनेशनल लेवल पर उस लेवल पर परफॉर्म नहीं किया। बट इंटरनेशनल लेवल पे धोनी ने भी कुछ परफॉर्म नहीं किया T20 में, बट वो थोड़ा टाइम अलग था। लेकिन कंसिडरिंग पंत, मुझे लगता है इसका बेस्ट यूज केस वही है कि ओपन करे या तीसरे पे।
क्या बोलता है? हाँ, मतलब मेरे हिसाब से अगर ऋषभ पंत खेल रहे हैं T20 वर्ल्ड कप, तो ऋषभ पंत को फिर उसी पोजीशन पे खेलना चाहिए जो टॉप ऑर्डर की पोजीशन है, चाहे वो 1 2 3 कहीं पे ओपन या नंबर 3 पे आए, क्योंकि ऋषभ पंत जैसे ही नीचे की तरफ मूव इन करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर उनके जो स्ट्राइक रोटेशन की दिक्कत है वो एक्सप्लॉइट हो जाएगी और फिर उनके लिए दिक्कतें बढ़ने लगेंगी और उसके कारण दूसरे बैटर पे भी इशू आ जाता है। ठीक और है, जहाँ तो पे मेरे हिसाब से अपने वेन्यूज हाँ, में मैचेस होने वाले हैं उस उधर शायद ऋषभ पंत ओपनिंग में आके ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे कंपेयर टू जब विकेट थोड़ा सा स्लो स्लगिश हो जाएगा मिडल ओवर्स में, तब ऋषभ पंत का आना। मेरे को लगता है अपने ऋषभ पंत जितना सेट होगा वो उतना बेटर स्पिन को खेल पाता है, उतना बेटर वो स्लोअर वंस को ज़्यादा पावर हिट कर पाता है कंपेयर टू जब जस्ट नया नया है, तो उसके लिए ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। अभी कल ही NSG वाला मैच हुआ, उसमें अपने सबने देखा कि वो आया, थोड़ा सा उसने टाइम लिया, उसके बाद उसने बिश्नोई को तू देख पा रहा है? हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि कल LSG वाला मैच था कि वो आया, उसने थोड़ा टाइम लिया, उसके बाद उसने बिश्नोई को भी मारा, नवीन उल्लाह को भी मारा, सबको मारा उसने। तो मेरे को लगता है कि ऋषभ पंत का T20 प्रोस्पेक्ट बनता है इंडियन इंटरनेशनल में अगर ये IPL उसका अच्छा जाता है, तो मेरे हिसाब से, क्योंकि वो जस्ट बिकॉज एक कीपर बहुत अच्छा है, एक तुमको अच्छा ब्रेन भी देगा, तुमको थोड़ा फील्ड में एक लीडर अच्छा है, और उससे भी इम्पोर्टेंट मुझे लगता है फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा देता है कंपेयर टू समवन लाइक ईशान किशन और KL राहुल। वो अपने को फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा देता है कंपेयर टू समवन लाइक DK जो एकदम ही नीचे है। हाँ, मेन USP होगा ऋषभ पंत को रखने का कि अगर वो ओपनिंग में आ जा रहे हैं तो फिर एक विकेट कीपर बैट्समैन वाला स्लॉट ऊपर ही फिनिश हो जा रहा है और नीचे फिर तुम रिंकू सिंह, शिवम दुबे, सूर्या, हार्दिक के साथ फिनिश कर सकते हो। एग्जैक्टली, और इनफैक्ट समवन लाइक जितेश शर्मा के साथ भी वही इशू होगा, अगर तुम जितेश शर्मा को खिला, यू कैंट मेक हिम ओपन, वो तुमको नीचे ही खेल के देगा। लेकिन मेरे को लगता है समवन लाइक संजू सैमसन है, ये दोनों ऐसे हैं कि बहुत अच्छे कीपर हैं, एक अच्छे लीडर हैं, तो वो भी एक एडेड एडवांटेज होता है। प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म भी किया इन्होंने अपने रिस्पेक्टिव साइड्स के लिए, तो और दोनों मेरे को लग सकते हैं कि वो टिपिकल T20 टाइप के प्लेयर्स हैं। वो लोग अपनी क्या बोलते हैं, डरते नहीं है बेसिकली, है ना, एकदम फियरलेस टाइप। स्पेशली संजू सैमसन, वो तो बिल्कुल ही नहीं डरता है ब्रो, वो तो मतलब चला ही जाता है, मारने ही चला जाता है, वो एक उसका है। ठीक है, अपने मेरे सबसे नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए, है ना? ठीक है, तो अपना आज का नेक्स्ट टॉपिक है, इस पे भी अपने को लगता है एकदम टाइट डिस्कशन किया जा सकता है कि डू वी नीड एंकर्स इन T20s। मैं इसका स्टार्ट करता हूँ। मेरे को लगता है येस वी नीड एंकर्स इन T20s। लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहले क्रिकेट की खासियत ये है कि वो फुटबॉल जैसा नहीं है, ठीक है, कि मतलब तुमको सब कुछ पहले से पता है। मेरे को लगता है यहाँ लिटरली क्रिकेट की स्पेशलिटी वो है कि तुम पूरे के पूरे क्रिकेटर्स या हर एक चीज़ को स्टैट्स के बेसिस पे जज नहीं कर सकते कि एक स्टैट देख लिया, उसका स्ट्राइक रेट देख लिया और अपने डिसाइड किया। कंडीशंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है, उसके हिसाब से बैटर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। जब मैं कह रहा हूँ एंकर्स, मैं एंकर्स का कहने का मेरा मतलब ये नहीं कि एक बैट्समैन जो हर कंडीशन में सिर्फ 120 की स्ट्राइक रेट से खेले, दैट इज बुलशिट। उसको है ना वन डायमेंशनल क्रिकेटर बोलेंगे, जैसे कुछ लोग फ्लैट ट्रैक बुलीज होते हैं, कुछ लोग इस टाइप के होते हैं। जब मैं एंकर्स कह रहा हूँ, आई मीन प्लेयर्स लाइक विराट कोहली बहुत अच्छा एग्जांपल है। लास्ट T20 वर्ल्ड कप में बेन स्टोक्स बहुत अच्छा एग्जांपल था इंग्लैंड के लिए, वो एक काइंड ऑफ एंकरिंग इनिंग खेलता है। पाकिस्तान के लिए बाबर आजम कुछ हद तक उस टाइप का प्लेयर है। पतुम निशंका श्रीलंका के लिए एक एंकर टाइप है। जब मैं एंकर कह रहा हूँ, मुझे लगता है T20 में विकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ऐसे कई बार कंडीशंस होते हैं, ऐसी कई बार सिचुएशन आती है जहाँ 2 या 3 क्विक विकेट्स आ जाते हैं। मेरे को लगता है एंकर उस टाइप का प्लेयर हो सकता है जहाँ एक एंड वो होल्ड कर सके और दूसरे साइड से बंदे आगे बैटर खेल पाएंगे। अब एंकर का मतलब ये नहीं कि वो बंदा जाए और 70 बॉल में शतक मारे और सोचे अपने अच्छा करे, नहीं। मेरे को लगता है कंडीशन ड्रिवन क्रिकेट खेला जा सकता है, एक कंडीशन ड्रिवन उसको रोल दिया जा सकता है कि भाई हो सकता है मैं भी चिन्ना सामा में मैच है, तो तुम बोल सकते हो कि नहीं भाई तुझे तेज खेलना पड़ेगा, या तुझे हम लोग शायद ऊपर नहीं भेज पाएंगे आज के दिन। लेकिन वही मैच अगर लखनऊ में NSG में लखनऊ के पिचेस में मैच है जहाँ पर 160 ऑलमोस्ट विनिंग टोटल हो जाता है, तो वहाँ समवन लाइक विराट कोहली या सम एंकर्स आर रियली नीडेड। तो मेरे को लगता है कि तुम उसको बॉक्स नहीं कर सकते कि आजकल एंकर्स की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से एंकर्स की बहुत जरूरत है। क्रिकेट की खूबसूरती यही है कि अ प्लेयर लाइक विराट कोहली, अ प्लेयर लाइक ग्लेन मैक्सवेल एंड अ प्लेयर लाइक रजत पाटीदार, दे ऑल कैन प्ले इन अ सेम टीम एंड दे ऑल कैन परफॉर्म, है ना। जैसे KKR की बात कर ले, कि अ प्लेयर लाइक अंकुरिश रघुवंशी या श्रेयस अय्यर, अ प्लेयर लाइक आंद्रे रसल, वो लोग एक ही लेवल में एग्जिस्ट करते हैं, एक ही स्पेक्ट्रम में एग्जिस्ट करते हैं। तो मेरे को लगता है एंकर्स की डेफिनेटली जरूरत है। तेरा क्या कहना है इस पर? हाँ, मेरा भी यही मानना है कि T20 हो या जो भी फॉर्मेट हो, हमें कहीं ना कहीं एक ऐसे स्टेबलाइजर या एंकर की ज़रूरत पड़ती है जो टफ सिचुएशंस, जब क्रंच मोमेंट्स आ रहे हैं, टीम का एक जल्दी कुछ विकेट्स गिर गई या अचानक से बहुत ज़्यादा विकेट्स गिर गई, ठीक है, तो उस सिचुएशन में वो कुछ 3 या 4 ओवर्स के लिए टीम को संभाल ले। पर जैसे कि तूने मेंशन किया कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो फिर कंटिन्यूसली एक ही पेस पे खेले जा रहा है।
उसके पास एक वो हम्म। गियर होना चाहिए कि जब जरूरत पड़ी तो वो शिफ्ट कर सके मोमेंटम को, जैसे केन विलियमसन भी कर लेता है, विराट कोहली कर लेता है, तो कहीं ना कहीं बेन स्टोक्स है। तो इस वजह से हमें वैसे प्लेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसा नहीं है कि एंकर्स अभी से चाहिए या अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा एंकर होने लगा। अगर लोगों को बहुत पुराना भी याद हो तो पहले जब गेम इतना फास्ट नहीं भी था तब भी कुछ लोग एंकर का रोल निभाते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल सीएसके में बद्रीनाथ को रखा जाता था कि अगर विकेट जल्दी गिर गई तो बद्रीनाथ की बैटिंग आएगी वरना नहीं आएगी, ठीक है, जब इम्पैक्ट राइट नहीं हुआ करता था। तो एक वो एग्जाम्पल है कि ऐसे प्लेयर्स हमें क्यों चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन कभी भी अराइज हो सकती है जहाँ पे तुमको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो विकेट ना गिरने दे और रन बॉल बना सके। तो इसमें एक काउंटर मैं देता हूँ, आजकल बहुत लोग काउंटर करते हैं, सैमन डूल का भी शायद रिसेंटली मैंने देखा था। तो काउंटर ये है कि आज के टाइम में T20 बहुत ज़्यादा आगे चला गया, बिगर एंड बिगर रन्स होए जा रहे हैं, 200 पार हुए जा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन तुम्हें T20 ऐसे सिचुएशन तुम्हें एंकर नहीं चाहिए, तुम्हें ऐसे सिचुएशन वही बंदे चाहिए जो आ रहे हो और हर बॉल आए और हर बॉल मारते जाए। ऐसे काउंटर पे तेरा क्या कहना? तो होगा ये कि फिर जब टीम के पास एक एंकर नहीं होगा तो होगा ये कि या तो टीम 200-220 बनाएगी या तो 100-120 पे ऑल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक Right. मिडल, एक जो कॉम्पिटिटिव जो 160-170 वाला स्कोर है, जो एंकर होता है वो टफ सिचुएशन से 170 पहुंचा सकता है। इवन विराट कोहली या कोई भी एंकर ऐसा नहीं है जो टफ सिचुएशन से 200 पहुंचा दे, ठीक है। उसके लिए आपको एक जेन्युइन पावर हिटर ही चाहिए होता है। तो अब Right. उस समय पे आपके पास ऐसी बॉलिंग अगर नहीं है जो 170 डिफेंड नहीं कर सकती, तब एंकर की कोई ज़रूरत नहीं है आपके लिए। अगर आपकी बॉलिंग ऐसी है कि वो 200-220 ही डिफेंड कर सकती है तो फिर आप सारे पावर हिटर्स ही खिलाओ, जो कि कहीं ना कहीं शायद आरसीबी का इशू है। तो दूसरा मैं इसमें एक और चीज़ थोड़ा सा ऐड करता हूँ कि जो ये काउंटर है कि भाई नहीं, तुम्हें बेसिकली हर मैच 200 पार जा रहा है, ये तो ना सही बात नहीं। पहली बात, हर मैच 200 पार नहीं जाता है जनरली। और दूसरा, जो बड़े बड़े T20 नॉकआउट्स होते हैं उसमें ये देखा गया है कि इन जनरल उतने बड़े टारगेट्स नहीं आते। मैं लास्ट टाइम का T20 वर्ल्ड कप का फाइनल बता रहा हूँ, कुछ 140 के आसपास का टारगेट दिया होगा पाकिस्तान ने इंग्लैंड, ठीक है। जो भी उनके ओपनर्स आई गेस एलेक्स हिल्स था, बटलर था और एक और जो तीसरे पे, वो तीनों के तीनों फटाफट आउट हो गए थे मारने के चक्कर में। उस टाइम पे बेन स्टोक जैसा बंदा आया था जिसने ऑलमोस्ट रन बॉल खेल के मैच जिता दिया था। लास्ट मैच KKR का CSK का एक मैच हुआ था जहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ ने कुछ 100 के ऊपर की स्ट्राइक रेट से खेल के मैच जीता। द पॉइंट इज, तो उसको क्या खराब T20 नॉक बोलोगे? अगर बाहर से देखेगा वो यही बोलेगा बेकार T20 नॉक, लेकिन वो बेकार T20 नॉक नहीं है। अगर उस टाइम की जो सिचुएशन की डिमांड थी, सिचुएशन की डिमांड एंकरिंग थी, उसने एंकर किया। सिचुएशन की डिमांड अगर पावर हिटिंग है तो पावर हिटिंग जरूरी है। इट्स वेरी सिंपल। अगर सिचुएशन की डिमांड पावर हिटिंग है और अगर विराट कोहली पावर हिट नहीं कर पा रहा है तो उसने खराब ही नहीं खेला। लेकिन अगर सिचुएशन की डिमांड सिंगल डबल से डिफेंड करना है, एंकरिंग करना है, और ऐसे में बटलर या कोई बड़ा T20 प्लेयर अगर नहीं कर पाना तो खराब है। बस तब तुम ये नहीं बोल सकते कि नहीं ब्रो, इट वाज ए शॉट, द शॉट वाज ऑन एंड ही प्लेड एंड ही गॉट आउट। नो, यू कांट से दैट, है ना। यू कांट से दैट कि अगर जब एक एंकर अगर पावर हिट नहीं कर पा रहा है तो ऐसे बड़े पावर हिटर अगर एंकरिंग वाला रोल नहीं कर पा रहा है तो तुमको उसको भी क्रिटिसाइज करना पड़ेगा। यू जस्ट कांट से कि भाई ये तो उसका शॉट था, उसको खेलना पड़ा था। दैट डजंट मेक सेंस। बेसिकली क्रिकेट इतना ब्यूटीफुल गेम है जो कुछ हद तक इंग्लैंड करने की कोशिश करी थी। वो लोग ने कोशिश किया कि टेस्ट मैचेस में भी बेस बॉल करके वो लोग रौंदते हुए चले जाएंगे। यू कांट डू दैट। टेस्ट मैच का क्रिकेट का खासियत यही है कि हर कंडीशंस के हिसाब से तुम्हें अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। अगर भले T20 हो, टेस्ट हो, वनडे हो, बस स्पेक्ट्रम बहुत कम होगा सकता है। टेस्ट मैच में तुम्हें ज़्यादा एडजस्ट करना पड़े, T20 में कम एडजस्ट करना पड़े, बट करना पड़ेगा। तुम जिस तरह से मुंबई में खेल रहे हो उस तरह से चेन्नई में नहीं खेल सकते। ये एकदम पीरियड है तो तुम्हें उसके हिसाब से प्लेयर्स रखने पड़ेंगे। हर मैच में पावर हिटर्स नहीं चलेंगे, हर मैच में एंकर्स नहीं चलेंगे। इसका बहुत अच्छा ब्लेंड होना चाहिए। अगर पावर हिटर ही हर चीज़ होता तो 2016 के बाद तो भाई वेस्ट इंडीज़ तो पता नहीं कहाँ पहुँच गई थी। उनके पास सबसे ज़्यादा पावर हिटर्स है। बट तुमने देख लिया लास्ट 2 वर्ल्ड कप जीते हैं, एक जीता है उसने, क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने जीता। उनके में कौन था उस सीजन में जो जिसने बहुत ज़्यादा पावर हिट किया हो? ऐसा कुछ भी नहीं था, बट दे स्टिल वन। और फिर लास्ट जो इंग्लैंड ने खेला उसमें से 2 मैच तो मुझे याद है बेन स्टोक्स ने लिटरली 100 की स्ट्राइक रेट से तुमको खेल के जिताया। तो दोनों चाहिए, मेरा ओवरऑल ये कहना है। मेरा भी यही मानना है इस पॉइंट। मेरे हिसाब से हाँ, तो मेरे हिसाब से अपने इसको अच्छा खासा डिस्कस कर दिया है। इस पर मेरे हिसाब से और कुछ ऐड ऑन नहीं किया जा सकता। मेरे को लगता है कि इस तरह से किसी को बॉक्स कर देना कि एंकर्स है उसकी ज़रूरत नहीं है और सिर्फ पावर हिटर की ज़रूरत है, एकदम बुलशिट आइडिया है। मेरे हिसाब से एक टीम की टैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए कि कैसे इस पर्टिकुलर प्लेयर को इस्तेमाल किया जाए और कैसे इस पर्टिकुलर प्लेयर को इस्तेमाल किया जाए। अगर कोई पावर हिटर है तो आंध्र सिंह को मैं ओपन नहीं करा सकता, है ना। वैसे ही अगर तुम सामने विराट कोहली, मुरली विजय, ऋतुराज गायकवाड़ को फिनिशिंग का जॉब दे रहे हो तो तुम बेवकूफ हो, ठीक है।
आई गेस अपने ने इस पर डिस्कस कर लिया। अपने ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए हैं। ठीक है, चंद्रकांत पंडित और आशुतोष शर्मा का इशू। देखो पता है ये इशू के बारे में कि मैं बताऊं? हाँ मुझे पता है, पर तू ही ब्रीफ कर सही रहेगा। मुझे आइडिया है कि कैसे उससे साइडलाइन कर दिया गया था चंद्रकांत पंडित की वजह से, और फिर उसने मैं थोड़ा पहले चंद्रकांत पंडित को विलन बनाता हूँ। तो चंद्रकांत पंडित मुंबई का बंदा था, उसने रमाकांत आचरेकर के अंदर वगैरह उसने कोचिंग वगैरह ली, एंड उसने इंडिया के लिए टेस्ट मैचेस भी खेले। एक शायद टेस्ट मैच खेला उसने, इंडिया के लिए टेस्ट मैच खेला, और उसने शायद इंडिया के लिए वर्ल्ड कप भी शायद खेला। वर्ल्ड कप आई एम नॉट श्योर, बट टेस्ट मैच उसने खेला विकेट कीपर। तो बेसिकली चंद्रकांत पंडित इज नोन फॉर हिज डिक्टेटर काइंड ऑफ, या फिर क्या कहते हैं, मिलिटेंट स्टाइल ऑफ कोचिंग। तो डेविड विजा ने बहुत फेमसली अभी कोट किया था कि क्या कहते हैं, चंद्रकांत पंडित इज वेरी मिलिटेंट इन हिज कोचिंग स्टाइल। वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन वाला है उसका। तो आशुतोष शर्मा जो अभी रिसेंटली पंजाब के लिए बहुत ज़्यादा चमक रहा है, उसके साथ सीन कुछ ऐसा हुआ था, शायद मध्य प्रदेश के लिए खेल रहा था। मध्य प्रदेश का जब चंद्रकांत पंडित कोच था, आशुतोष शर्मा ने कुछ अच्छा खासा परफॉर्म भी करके दिया, उसने डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया, फिर भी चंद्रकांत पंडित ने आशुतोष शर्मा को खिलाने से मना कर दिया फॉर सम ऑड रीजन। कोई रीजन क्लैरिटी नहीं दी चंद्रकांत पंडित ने, तो कभी नहीं दी। आशुतोष शर्मा बोलता मुझे पता ही नहीं, और इस हद तक उसको खिलाया नहीं, और इस हद तक उसने सिचुएशन क्रिएट कर दी अकॉर्डिंग टू आशुतोष शर्मा, को लिटरली डिप्रेशन में चला गया। और वो मजाक नहीं कर रहा, और रियल और प्रॉपर डिप्रेशन में चला गया था। अगर यहाँ पर कुछ अभी तो चल मेरे पास है नहीं उसका, लेकिन मैं लिंक्स या फिर आर्टिकल्स यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा एडिटिंग के टाइम पर, कि वो डिप्रेशन में चला गया था। उसके बाद उसने मध्य प्रदेश छोड़ के पोंडिचेरी उसने मेरे हिसाब से ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद उसने वहाँ जाकर अच्छा किया। तो ये चंद्रकांत पंडित पे आ रहा है। चंद्रकांत पंडित ने जो आशुतोष शर्मा के साथ नहीं किया, एक और कोई मध्य प्रदेश का प्लेयर था, उसके साथ भी सेम चीज़ हुआ था। और सेम चीज़ अभी रिसेंटली डेविड विजा ने भी बोला। इनफैक्ट नारायण जगदीशन, वो शायद IPL की तमिल या तेलुगु जो भी है उसमें कमेंट्री कर रहा था, उसमें उसने बता रहा था कि उसने ना वरुण चक्रवर्ती के स्लीव्स काट दिए थे, क्योंकि उसने ये बोला था कि आज के दिन कोई भी स्लीव वाला टी-शर्ट नहीं पहनेगा, और वरुण चक्रवर्ती गलती से स्लीव्स वाला पहन के आता, उसने सबके सामने पकड़ के कैची से उसका टी-शर्ट काट दिया। इनफैक्ट डेविड विजा ने तक ये बोला कि वो डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए शायद अच्छा हो सकता है, लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर्स पे भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कि वो उनको भी ये बताते कि तुमको क्या पहनना है, क्या खाना है, किस टाइम आना है, किस टाइम सोना है। तो हो सकता है वो बहुत सारे इंटरनेशनल स्टार्स ना कर पाए। तो बेसिकली ओवरऑल ये इशू है चंद्रकांत पंडित के साथ। तो लेकिन अगर मैं चंद्रकांत पंडित का थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनूं, ठीक है, तो वो चंद्रकांत पंडित इस नो मक, वो कोई ऐसा बंदा नहीं कि रैंडम बंदा तुमको दारू पीता हुआ कोई कोच मिल गया, और उसने एक्चुअली में ऐसी टीम को कोच बन के जिताया जिसका तुम सोच नहीं सकते। मध्य प्रदेश का एक बहुत फेमस इंसिडेंट है। वो शायद अपना लास्ट जो डोमेस्टिक रणजी का खेला था, उसने शायद मध्य प्रदेश वर्सेस कर्नाटक का खेला था फाइनल रणजी ट्रॉफी का, और वो उसको जिता नहीं पाया। ठीक है, वो एकदम ऐसा सुनने में आया था कि वो रोते रोते मैच खत्म हुआ था, कि जब मध्य प्रदेश हारी तो वो लिटरली अपने घुटनों में बैठकर रो रहा था चंद्रकांत पंडित। उसका तो कोच बना, उसने मुंबई वगैरह के लिए उसने कोचिंग की, उसमें जीता। तो उस टाइम पे बहुत ऐसा हो रहा था कि भाई मुंबई तो बहुत बड़ी टीम है, उसको तो कोई भी कोच करके जीता। वो गया विदर्भा के लिए, अब विदर्भा ऐसी टीम थी ना जिसका कुछ था नहीं, उसने विदर्भा को एक बार कोच बन के जिता दिया। तो सब लोगों ने बोला कि भाई तो वन टाइम तुक्का है, कोई बड़ी बात नहीं। उसने वापस से कोच किया विदर्भा को अगले सीजन, उसने अगले सीजन फिर से विदर्भा को जिताया, और ये कोई हल्की बात नहीं है, विदर्भा को जीती। उसके बाद वो गया मध्य प्रदेश, जो उसका एक्चुअली में होम टीम था, और मध्य प्रदेश के लिए उसने भयंकर कोचिंग की और उससे जिता। अब जब पॉइंट इस मध्य प्रदेश के लिए SEC कुमार कार्तिकेय को जानता होगा ना, ये मुंबई वाला, तो मुंबई वाला कुमार कार्तिकेय लेग स्पिनर है, क्या कहते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन है, कुलदीप यादव वाला। उसको उसने जाके चंद्रकांत पंडित ने प्रॉपर मुंह पे बोल के कि भाई देखो रेस स्पिन नहीं करना है, तू अब से ऑफ स्पिन नहीं करेगा। मतलब बेसिकली वो इस लेवल का कंट्रोल करता है। जब मुंबई वर्सेस मध्य प्रदेश का जो फाइनल हो रहा था शायद, तो उसमें इतना ज़्यादा वो अपना हर 2 ओवर के बाद इतने ज़्यादा मैसेजेस प्रोवाइड करता था कि जो ओपोनेंट टीम थी वो गुस्सा हो गई थी, कंटाल गई थी। बेसिकली ऐसा कहना चाह रहा हूँ, उतना ज़्यादा कंट्रोलिव बिहेवियर ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन उसने रिजल्ट्स ला के दिए। तो तेरा इस सिचुएशन में क्या कहता है, बेसिकली क्या बोलता है, अगर तेरे से कोई छोटा ओपिनियन मांगे? मतलब अभी करंटली KKR का पूछे, जस्ट इन केस मैं बता दूं, करंटली KKR का हेड पूछे। हाँ, चंद्रकांत पंडित का जो क्रिकेट बहुत पहले से फॉलो करता है वो जानते हैं कि चंद्रकांत पंडित की जर्नी कैसी रही है, लेकिन जो पहले से क्रिकेट फॉलो करता है वो ये भी जानते हैं कि चंद्रकांत पंडित के साथ ये जो इंसिडेंट्स है ये कोई नई बात नहीं, ये काफ़ी लोगों के साथ हो चुका है। जो तू आशुतोष शर्मा का बोल रहा था, वो सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी कि आशुतोष शर्मा के लिए, मतलब आशुतोष शर्मा टीम्स ज्वाइन नहीं कर पा रहा था। तो करेक्शन दे दूँ कि आशुतोष शर्मा ने फिर रेलवेज ज्वाइन किया, और वो रेलवेज के लिए खेल रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा था कि जो उसकी रेपुटेशन थी वो इतनी ख़राब हो गई थी कि मध्य प्रदेश
कि आसपास की जो टीम्स है जहाँ पे थोड़े बहुत चंद्रकांत पंडित के कनेक्शंस हैं, वो टीम्स उसको लेने को तैयार नहीं थी। तो इसलिए उसने रेलवेज की टीम ज्वाइन की। तो चंद्रकांत पंडित कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक डिक्टेटरशिप वाला कोच है, पर साथ ही साथ वो रिजल्ट्स, क्योंकि वो रिजल्ट्स अभी दे रहा है, तब तक चीज़ें मैनेजेबल हैं, चीज़ें अच्छी लग रही हैं। जैसे ही उसकी कोचिंग में रिजल्ट्स आने बंद हो जाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगा, और फिर शायद चंद्रकांत पंडित को एज अ कोच रखने के लिए टीम्स काफ़ी हेजिटेंट। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करता हूँ, मेरे को लगता है डिक्टेटरशिप थोड़ा ज़्यादा वर्ड हो गया, लेकिन मेरे को लगता है जैसे आशुतोष शर्मा टाइप की स्टोरीज है, वहीं पर वेंकटेश अय्यर, रजत पाटीदार टाइप की स्टोरीज है, जहाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल किया चंद्रकांत पंडित। उन्होंने लिटरली बोला है कि इनके कारण हमारा अगर आज के टाइम में कुछ करियर है तो चंद्रकांत पंडित को बहुत बड़ा श्रेय जाता है। मध्य प्रदेश का जो कैप्टन है आशुतोष कर कुछ नाम है उसका। मुझे ऐसा लगता है कि चंद्रकांत पंडित, मेरे को लगता है थोड़ा मिडल ग्राउंड आना पड़ेगा, थोड़ा प्लेयर्स को भी सीरियसली लेना पड़ेगा। मेरे को लगता है जहाँ डोमेस्टिक लेवल पे है, जहाँ नए बच्चे आते हैं, जहाँ अभी कम्प्लीटली फुल्ली रेडी प्रोडक्ट नहीं है, वहाँ पर मेरे को लगता है कहीं ना कहीं तुम्हें एक स्ट्रिक्ट कोच वाला तुम्हें बनना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है वो जरूरी है, तुम उनको अलाउ नहीं कर सकते। लेकिन वही जब अगर बंदा इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है यार, एक आईपीएल टीम को कोच कर रहा है, ये जाके फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं। हाँ, ये जाके पैट कमिंस को या मिचेल स्टार्क को नहीं बोल सकता कि भाई तेरे को ऐसे रहना है, ऐसे खाना है, ऐसे बॉलिंग करना है। लिटरली तेरे को लगता है मिचेल स्टार्क इसका सुन सकता है। तो मेरे को लगता है चंद्रकांत पंडित के लिए एक अच्छा लर्निंग कब हो सकता है जब वो केकेआर के लिए कोचिंग कर रहा है। और शायद ये भी हो सकता है कि चंद्रकांत पंडित अपने इस रोल को मतलब जो बिहेवियर है या नेचर है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, तो उनको शायद इंटरनेशनल कोचिंग ड्यूटीज भी असाइन हो सकती हैं, क्योंकि काफ़ी इंटरनेशनल टीम्स हैं जो इस सक्सेस को फॉलो तो कर रही हैं, पर कहीं ना कहीं हेजिटेंट होंगी उनको ऐसा कोच अपनाने में, जो शायद चाहती होंगी कि ग्रो करे, वो उनका रिलेवेंस बढ़े, जैसे विदर्भा और मध्य प्रदेश का बढ़ा है। पर ये एक बैरियर होगा उनके लिए, क्योंकि ये तो बहुत क्लियर है कि क्या चंद्रकांत पंडित ने एज अ कोच है ना लिटरली एकदम क्या कहते हैं अंडररेटेड या एकदम मीनो टीम्स को जिता दिया है। और रणजी का सीजन जीतना कोई आसान बात नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के जीत जाता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये तो मैं मानूंगा कि चंद्रकांत पंडित ने रिजल्ट्स बहुत इंसेन दिए, लेकिन मेरे को लगता है कहीं ना कहीं है ना थोड़ा चंद्रकांत पंडित को भी बेटर होना पड़ेगा। मेरे को लगता है केकेआर का ये स्टिंट में भी उसको हेल्प करेगा, क्योंकि जहाँ केकेआर में वो आ रहा है, जैसे कि वो मध्य प्रदेश या विदर्भा में था, वहाँ पर वो अकेला गुंडा था। जैसे वो चंदे इंडिया में शाहरुख खान का है ना, किस टीम का गुंडा में हो, मेरे को लगता है फॉर रियल उस टीम का गुंडा होता। लेकिन मेरे को लगता है केकेआर में जहाँ जा रहा है कि एक साइड वो देख रहे हो डस्कट, एक साइड गौतम गंभीर है, एक साइड एक टाइम पर डेविड रसी वगैरह थे, जेम्स फॉस्टर, तो आसपास उस टाइप के उसके इंटरनेशनल लेवल के कोचेस भी हैं। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं उसको हम्बल डाउन करने में मदद करेंगे। उसको कहीं ना कहीं ये भी समझ आएगा कि हर प्लेयर को मैं सेम तरीके से क्या कहते हैं ट्रीट नहीं कर सकता। अगर मैं लोकल्स को कर रहा हूँ तो आई डोंट थिंक सो ये पॉसिबल है, और करना चाहिए। तो मेरा ओवरऑल मेरे को लगता है यही एक छोटा सा टेक इस पे यही है। काफ़ी बात हुई थी इस पर, मेरे हिसाब से अपने ना ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, है ना। एक लास्ट मेरे हिसाब से तो कुछ डिस्कशन जैसा है नहीं, मैं लास्ट टॉपिक फिर भी मैं डिस्कस कर देता हूँ, कुछ ज़्यादा है नहीं। दिख रहा है तेरे को? ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो अभी हुआ ये है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की टीम सिलेक्ट हुई है T20 सीरीज की। तो सब पाकिस्तान ने कुछ 20 या 22 लोगों की टीम सिलेक्ट की है। उसके बाद मोहम्मद हफीज़ जो इनके फॉर्मर टीम डायरेक्टर था, उसका ये ट्वीट आया था, RIP पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट। इसका बेसिकली कारण यही था, जो मैंने लास्ट टाइम देखो उस्मान खान की स्टोरी सुनाई थी, तो उसको एक बाहर से बंदे को बुला के ये लोग ने खिला लिया। तो बेसिकली मोहम्मद हफीज़ का ये कहना है RIP पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट। लेकिन मेरे को भी सेंस नहीं समझ आता जब ये खुद टीम डायरेक्टर था। तो इसका एक बहुत मस्त स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। ये टीम डायरेक्टर था, इसके पहले जो नाम है फिर से भूल जा रहा हूँ, जो इनका PCB का हेड था, उसने इसको टीम डायरेक्टर बनाया बुला के, ठीक है, वर्ल्ड कप फियास्को के बाद। और बात हुई थी 1 महीने की, ऑन पेपर साइन हुआ, लेकिन उसके बाद ऑन वर्बल कमिटमेंट में कंटिन्यू कर रहा था। तो वो बात इसकी दिसंबर में ख़त्म हो गई थी, फिर भी इसने पूरा जो है ना कुछ जनवरी के एंड तक खींचा, और उसको उसके पैसे नहीं मिले, क्योंकि ऑन पेपर तो ये नौकरी कर ही नहीं रहा था। तो बेचारे के साथ मोहम्मद हफीज़ के साथ ऐसी वियर्ड जास्ती हुई है। और उसके बाद ये इसका कहना है कि RIP पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट। मेरे को लगता है जो थोड़ा ज़्यादा हो गया, कि 22 लोगों को सिलेक्ट कर लिया ब्रो, ऑलमोस्ट पूरी पाकिस्तान तो देखे ना, 22 लोग 18 या 22 लोग सिलेक्ट हुए हैं, और 5 लोग ट्रैवलिंग रिजर्व, सारे सब कुछ मिला के 22 लोग हैं। तो सभी लोगों को सिलेक्ट कर लिया। तो अभी रिसेंटली मोहम्मद हफीज़ का यही कहना था कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट का डोमेस्टिक सेटअप डेड होने वाला है, विच इज़ क्वाइट ट्रू। बट ठीक है, मेरे हिसाब से अपने ने सारी चीज़ें कवर कर ली। कुछ और कवर करना रह गया? तेरे को कुछ कहना है? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं कहना, सही रहा ये। मेरे हिसाब से आज का एपिसोड 3 काफ़ी अच्छा हो गया। RCB पे बात कर ली,
ऋषभ पंत में बात कर ली, काफ़ी अच्छा गया। तो अगर इस पॉइंट में कोई देख रहे हैं वीडियो, भाई पहली बात तो बहुत थैंक यू सो मच, ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज़्यादा आपने हम दोनों की शक्ल और आवाज़ सुन ली है, बड़ी बात है। क्यों? और स्पॉटिफाई पे सुन रहा है, अगेन बहुत बड़ी बातचीत है। मैं बता दूँ, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स अवेलेबल हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप चैनल वगैरह सबके लिंक्स अवेलेबल हैं, आप प्लीज़ जाके वहाँ देख सकते हैं। शॉर्ट्स वगैरह पे अगर आप देख रहे हैं, दैट इज़ गुड। और थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर जस्ट इन केस कोई यहाँ तक देख रहा है तो प्लीज़ रिकमेंड कर दिया करो, अगर कोई नए टॉपिक्स आपके पास आते हैं तो कमेंट्स में रिकमेंड कर दिया करो। कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते लगातार आए। 3 हफ्ते में 3 एपिसोड बना लिया, विच इज़ बिग डील फॉर मी, वरना मैं कर नहीं सकता था, बट मेरे हिसाब से हो गया है ना, ओवरऑल अपने अच्छा कर लिया। नेक्स्ट वीक क्या सोच रहे हैं? कुछ अच्छी बात करेंगे अपने दिल्ली वगैरह पे, युजवेंद्र चैनल पे बात करेंगे, क्या बोलते हैं नेक्स्ट वीक? हाँ वो सही रहेगा। नेक्स्ट वीक है ना? तो ठीक है, अपने एपिसोड एंड करते हैं। एपिसोड 3 फ्रॉम इंडियन क्रिकेट क्राउड, यहाँ पर वी आर साइनिंग ऑफ। मैं और निकोल का प्रेडी फ्लिंटॉफ साइन ऑफ करते हैं, ठीक है? चलिए बाय। अच्छा। एंड